सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। तो हाँ भैया, पहला चैप्टर जो है वो आपके यूट्यूब चैनल पे यानी कि A4S हब पे जो है आ चुका है। आप लोगों ने देख लिया होगा, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाके देखो और मुझे बताओ कैसी लगी आपको वीडियो, आपको जो कंटेंट पसंद आया नहीं आया, जो भी है अपना फीडबैक आप दो मुझे। एंड एक और बात भी है कि देखो, वैसे तो हम आपको जो सीरीज़ यहाँ पे चला रहे हैं वो चला ही रहे हैं। अगर आपको कोई ऐसा चैप्टर पढ़ना है कि हमें सर ये चैप्टर आप ओलंपियाड लेवल का पढ़ा दो, NTSC लेवल का पढ़ा दो, या फर्दर हमें जाके आगे 2 साल बाद या 1 साल बाद 10th में अगर हमें तो 1 साल बाद हमें नीट JEE की प्रिपरेशन करनी है तो उस लेवल का पढ़ा दो, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो, तो हम वो भी सीरीज़ लेके आ जाएंगे। ठीक है ना। फिलहाल के लिए आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो हाँ भैया, आज इस पूरे वीडियो में आप एसिड बेस और सॉल्ट की पूरी डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी, स्टार्टिंग में 0 से लेके एकदम एडवांस लेवल तक का जितना भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए जल्दी जल्दी आप लोग अच्छा हाँ सॉरी, मैं भूल गया, लाइव तो चल ही नहीं रही है ठीक है, चलो यार। तो हम लोग बात करते हैं एसिड बेस और सॉल्ट की। तो आप लोगों ने सबने कहीं ना कहीं ये नाम सुन रखा है, एसिड क्या होता है, बेस क्या हो रखा है। इन दोनों का अगर नहीं भी सुना है तो सॉल्ट का तो सुना ही है कि हमारे घर में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज क्या है, सॉल्ट है ना। टाटा नमक, देश का नमक, सुना है कि सुना है। तो भैया वही वाली बात है कि हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से समझेंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। अगर इस डायग्राम को आप देखना चाहो तो इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो आप कहोगे सर देखो, यहाँ हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें H+ मिल रहा है, यहाँ पे हमें Na+ मिल रहा है, OH- मिल रहा है, यहाँ पे Na+ मिल रहा है, Cl- मिल रहा है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, Cl- और H+। तो वी कैन से दैट कि जब H पॉजिटिव Cl- मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों ने HCl को ब्रेक करा होगा, तभी हमें क्या मिला होगा, H+ मिला होगा और Cl- मिला होगा। राइट? क्या मैं गलत कह रहा हूं, जल्दी बताओ। अगर हम लोगों ने क्या करा होगा, हम लोगों ने HCl का जो मॉलिक्यूल था, HCl का मॉलिक्यूल, उसे हमने तोड़ा होगा, और तोड़ने के बाद हमें क्या मिला होगा, H+ मिला होगा और Cl- मिला होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे Na+ और OH- मिल रहा है, मींस हमने यहाँ पे NaOH एक कंपाउंड रहा होगा, उसे ब्रेक करा होगा, तो क्या मिला होगा, Na+ एंड OH-। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं NaCl की, तो भैया NaCl को तो तुम जानते हो, इसे तुमने तोड़ा होगा तो Na+ मिला होगा और Cl- मिला होगा। सो हम लोगों को क्लियरली यहाँ पे 3 रिएक्शन दिख रही हैं कि हमने यहाँ पे HCl को ब्रेक करा, यहाँ पे NaOH को ब्रेक करा और यहाँ पे NaCl को ब्रेक किया। अब आप मुझे बताओ, मैं आपको बोल रहा हूं कि जब आपने HCl को ब्रेक करा तो आपको H+ मिला और Cl- मिला, तो दोस्त कंपाउंड जो आपको H+ दे उसके एक्वस सोल्यूशन में, उसे क्या कहोगे, एसिड। और ऐसे सोल्यूशन जो आपको OH- दे उसके एक्वस सोल्यूशन में, आप क्या कहोगे, उसे बेस। और जो Na+ Cl- का मतलब है सॉल्ट। होता क्या है सॉल्ट का मतलब है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। अगर आप इन दोनों की रिएक्शन आपस में करा दो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि आप HCl की रिएक्शन NaOH से करा दो, तो मैंने क्या लिखा, मैंने यहां पे लिखा NaOH NaOH, और उसकी रिएक्शन करा दी किससे, HCl से। तो अगर आपने एक बेस लिया, एक क्या लिया बेटा, बेस लिया, और एक आपने एसिड लिया, और अगर आपने एसिड बेस को रिएक्शन कराया तो यहां से ये प्यारे से जल देवता निकल जाएंगे, और Na किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ। तो क्या जुड़ गया बेटा, NaCl, और एक H कितने H हो गए, H2, और एक को क्या निकल गया, H2O निकल गया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि ऐसे कंपाउंड जो एक्वस में H+ आयन देंगे उन्हें एसिड कहते हैं, जो OH- आयन देंगे उन्हें बेस कहते हैं, और जब तुम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करा दोगे तो जो बनेगा उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे साल्ट, है ना। क्या कहेंगे, साल्ट। ये रहा साल्ट तुम्हारा। ठीक है भैया, क्या तुम लोगों को इतनी बात समझ में आ गई? क्या मैं अगली स्लाइड पे इस बात को फिर से लिख दूं? ठीक है, तो अब देखो हम क्या करते हैं, अगली ना करके पिछली स्लाइड पे लिख देते हैं। मैंने अभी आपको एक बात बताई, मैंने कहा कि अगर हम HCl, अच्छा एक बात और भी है, ये बॉन्ड अपने आप थोड़ा ना ब्रेक होगा, तो इसके लिए लास्ट क्लास जो हुई थी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपने पढ़ी थी। आपने कहा था डिकम्पोजिशन कई तरीके का होता है, एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, एक इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस। तो भैया वही बात है कि आप इसे ब्रेक करोगे तो ऐसे ब्रेक थोड़ा ना हो जाएगा। तो सपोज हमने इसका क्या करा दिया, हमने इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया, तो जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा, तो ये टूट जाएगा अपने आयंस में, तो ये हो गया H+ और एक हो गया ये Cl-। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पता नहीं सुना नहीं सुना है। देखो यार, मैं सारी बातें यहां पे लिख नहीं सकता हूं, बट मैं आपको जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनो, और अगर तुम्हें लगता है कि यार ये तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पता चल गया, जल्दी से उसे कहीं पे नोट कर लिया करो। एक बात समझो, HCl को तुमने तोड़ा, एक तुम्हें मिला H+, एक तुम्हें मिला Cl-। तो तुम कह रहे हो कि सर क्योंकि हमें यहाँ पे H+ देखने को मिला। पहली बात तो H+ के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो यार, जो तुम लोग बोलते हो ना कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ये क्लास 9th में तुम लोगों ने पढ़ा है।
आपने पढ़ रखा है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है बेटा 1H3। आइसोटोप्स क्या होते हैं अगर नहीं आते? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। एटॉमिक नंबर इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास क्या है, जो मास नंबर हो डिफरेंट हो 1 2 3, तो इन्हें क्या कहते हैं? एक दूसरे का आइसोटोप्स। मतलब मैं तुमसे ये बोल रहा हूं ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी क्या है? हाइड्रोजन है। लेकिन इसी को कहते हैं प्रोटॉन। इसी को, ये जो तुम H+ लिखते हो जनरली वो प्रोटॉन होता है, मतलब H+ का मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तब। फिलहाल ये तुम्हारे पास H है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये भी है तो ये भी हाइड्रोजन, बट इसे हम लोग लिखते हैं D। D का मतलब ड्यूटेरियम। और ये क्या? ये भी हाइड्रोजन ही है, बट ये हाइड्रोजन का 3rd आइसोटोप है, इसे कहते हैं ट्राइटियम। और ध्यान रखना, ट्राइटियम जो होता है वो होता है रेडियो एक्टिव। कैसा होता है बेटा? ये होता है रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिव क्या होता है? रेडियो एक्टिव का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट जिससे कंटिन्यूअस एनर्जी एमिट हो रही है, निकल रही। मैरी क्यूरी, मैडम मैरी क्यूरी का नाम सुना है? उन्होंने ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डिस्कवरी करी थी, जहां तक मुझे पता है। बाकी इस पे बहस ना करके अपने चैप्टर की बात करते हैं। तो मेरी बात समझो, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? मैं तुमसे कह रहा हूं जब भी मैं आज के बाद तुमसे प्रोटॉन बोलूं, कि मैं बात कर रहा हूं कि जो एक्वस में प्रोटॉन दे दे वो एसिड, या H+ दे दे वो एसिड, वो किसकी बात हो रही है? वो बात हो रही है इसकी। ये बात ध्यान रखना, यानी कि हम बात करते हैं किसकी? 1H1 की। अब प्रोटॉन का मतलब 1H1 नहीं होता, प्रोटॉन का मतलब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। कि जब भी आप हाइड्रोजन की बात करते हो किसी भी रिएक्शन में, तो जनरली 90% केसेस में हम इस वाले हाइड्रोजन की बात कर रहे होते हैं। और जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के H+ बनाएगा, तो इसी को आप क्या कहोगे? प्रोटॉन कहोगे। क्या कहोगे बेटा? प्रोटॉन, है ना। ये सिंपल सी छोटी बात है, आप ना चाहो तो कहीं पे नोट कर लो। अच्छा हाँ, ये ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। अगर मैं देखो, अब वैसे तो अभी हम टॉपिक से थोड़ा भटक रहे हैं, बट एक बात सुनी लो। देखो, अगर इससे तुमने वाटर बनाया तो क्या बनेगा बेटा? बनेगा H2O। इससे अगर वाटर मॉलिक्यूल लोगे तो क्या बनेगा? D2O। इससे बनाओगे तो क्या बनेगा? T2O। मैं तुम्हें बताऊं, तीनों ही वाटर है। ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है और ये भी वाटर का ही मॉलिक्यूल है। लेकिन ये हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है, यहाँ पे दूसरा है, इसे हैवी वाटर कहते हैं, और यहाँ पे तीसरा है। ये दोनों हम लोग ड्रिंक कर सकते हैं क्या? क्या हम लोग ये ड्रिंक करते हैं? जल्दी बताओ, क्या हम ये ड्रिंक करते हैं? नहीं करते हैं। हम लोग कौन सा पानी पीना पसंद करते हैं? जल देवता। हम लोग ये H2O वाला पीना पसंद करते हैं। फिलहाल के लिए बस मैंने ये बात इसलिए बताई कि जब भी मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो आपको दिमाग में रखना है 1H1 की बात कर रहे हैं, ना 1H2 की, ना 1H3 की। फिलहाल आ जाओ। तो मैंने बोला कि आपने क्या करा? HCl को तोड़ा तो H+ मिल गया और Cl-। हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर आयन की, क्योंकि हमें यहाँ पे H+ दिख गया। तो ऐसा कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ डोनेट करेगा, उसे आप क्या कहोगे? वो क्या होगा? वो एसिड होगा। बहुत सिंपल सी बात। सिमिलरली अगर आपने अभी NaOH की इलेक्ट्रोलिसिस कराई होती कि चलो एक काम करो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, तो जब आप NaOH की इलेक्ट्रोलिसिस कराते तो क्या मिलता है? जल्दी बताओ। तो आप कहोगे सर एक तो हमें मिलता Na+, दूसरा हमें मिलता OH-, ठीक है ना, OH-। और अगर आपको किसी भी कंपाउंड को आपने ब्रेक करा, है ना, और उसने क्या करा? OH- दे दिया, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि वो कंपाउंड क्या है? हमारा बेस है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि अगर इन दोनों को हम आपस में रिएक्शन करा दें, कि मैंने क्या करा? एक बार उठाया NaOH, यानी कि ये कौन है हमारे पास? ये है हमारे पास बेस, और एक तरफ उठाया हमने HCl। HCl कौन था बेटा? HCl था हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि एसिड। इन दोनों को जैसे ही आप रिएक्शन करोगे, तो रिएक्शन करनी कैसे बेटा? देखो, यहां से किसे निकाल दो? यहां से H2O को निकाल दो। दिख रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। एक OH और एक H, H2 और एक O, और Na के साथ क्या जुड़ जाएगा? Cl। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? एक मिल गया NaCl, और निकल गया अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल अब निकल गया। और ये जो बना, एसिड और बेस को रिएक्शन कराओगे तो जो बनेगा उसी को कहते हैं अपन सॉल्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? तो क्या तुम्हें एक सिंगल वर्ड में अगर कोई पूछता है कि भैया एसिड क्या है, बेस क्या है और सॉल्ट क्या है, क्या आप उसे बता पाओगे? कि जो H+ देगा एसिड, OH- देगा बेस, एसिड बेस आपस में रिएक्शन क्या करके बना देंगे? साल्ट बना देंगे, साल्ट। बताओ क्या इतनी बात समझ में आई? जल्दी बताओ। अगर आई तो एक बार इसे छाप भी लो, ऐसा करके स्क्रीनशॉट मारो फटाफट जल्दी से, फुर्ती में एकदम, ठीक है ना। एक बात और सुनो यार, क्या सिर्फ इन्हीं को एसिड कहेंगे? क्या सिर्फ H+ जो दे रहा है वही एसिड होगा, या सिर्फ जो OH- दे रहा है वही बेस होगा, है ना? या फिर सॉल्ट की तो खैर बात छोड़ो, एसिड और बेस की अगर हम बात करें तो क्या सिर्फ जो H+ दे रहा है वही एसिड है, या जो OH- दे रहा है वही बेस है? तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये थ्योरी जो है इसे कहते हैं आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आर्हेनियस एक साइंटिस्ट का नाम है, तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस जो H+ दे रहा है वो एसिड है, जो OH- दे रहा है वो बेस है। ये सिर्फ आर्हेनियस की थ्योरी है। बट जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं, जैसे मैं बोलूं NH3 है, NH3, तो अगर तुम इस थ्योरी के हिसाब से देखो तो NH3 के पास OH- तो है नहीं, तो ये OH- तो निकालेगा नहीं, तो ये बेस तो हो ही नहीं सकता तुम्हारे हिसाब से। क्या ये बेस हो सकता है? अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बेस लिख के काट रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेके मत मेरा छाप देना कि सर ने कह दिया अमोनिया बेस नहीं होता, मैं समझा रहा हूं। इधर देखो, देखो तो NH3 के पास क्योंकि OH- नहीं है तो तुम्हारे हिसाब से ये बेस नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये बेस ही है ना, ये बेस ही है। कैसे भैया? देखो, तो बात ऐसी है
कि एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर सकता है तो उसे कहा जाएगा बेस, और कोई ऐसा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है उसे कहा जाएगा एसिड। और लो अब बताओ, अब तुम कहोगे सर यहाँ भी H है यहाँ भी H, OH तो है ही नहीं। अगर हम आर्हेनियस के हिसाब से देखें तो इन्होंने बोला कि जो OH माइनस देते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, बट यहाँ पे ना तो इधर OH है ना तो इधर OH है। मेरी बात समझ रहे हो? तो चलो हम कह रहे हैं कि एसिड तो एक बार को तब भी हम समझ सकते हैं कि BS3 में तुम अगर दिमाग लगाओ थोड़ा थोड़ा कि चलो ये 3 H है, एक निकाल दिया होगा, क्या एसिड है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एट द सेम टाइम NH3 के पास तो OH माइनस नहीं है, तो इसका मतलब वो OH माइनस तो निकाल ही नहीं सकता, तो क्या वो कभी बेस हो सकता है अकॉर्डिंग टू हिम? बताओ नहीं हो सकता है, बट एक्चुअल में NH3 क्या है, बेस है। तो ये कौन सी थ्योरी है? तो ये थ्योरी है लुईस की। तो लुईस चाचा कहते हैं हमसे कि भैया जो भी ऐसा एटम है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बेस, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एसिड। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो ये भी बात समझा देते हैं कहीं पे। देखो यार, अगर मैं आपको बोलूं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आपको सर 7 को हम कैसे लिखते हैं बेटा, 2,5। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम इतने छोटे भी नहीं हो कि हर बात हम ये कह के टाल देंगे अरे यार अभी तुम छोटे हो आगे चल के पढ़ोगे, अभी पढ़ो। देखो इधर, अब नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। जो भी मॉलिक्यूल बनता है, जैसे तुमको अमोनिया एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सब समझाया था। तो अमोनिया क्या है, कंपाउंड है। अब अमोनिया जो है वो बॉन्ड बना कौन रहा है, मेन नाइट्रोजन बना रहा है। किसके साथ बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। तो मैं आपको बोल रहा हूं किसी भी एलिमेंट कि जब बॉन्डिंग होती है तो वो बॉन्ड जब बनाता है तो बॉन्ड कौन बना रहा है, इलेक्ट्रॉन बना रहा है। इलेक्ट्रॉन भी कौन से वाले, आउटर मोस्ट शेल के, है ना। आप कैसे लिखते हो, आप 7 को लिखोगे 2,5, तो ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है यही बॉन्ड में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अब एक बात बताओ, यहां पे इलेक्ट्रॉन है कितने, 5, और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़े कितने हैं, 3। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कहीं पे जगह है, देखो इधर नाइट्रोजन से 3 H जुड़े हुए हैं, देखना जरा, 1 H नंबर 2, H नंबर 3। अच्छा इसे छोड़ो अभी। अब नाइट्रोजन को इनके साथ बॉन्ड बनाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के पास अपने पास खुद का ही है, और नाइट्रोजन 5 में से क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा कि ये लो बना लो बॉन्ड, बन गया बॉन्ड। लेकिन नाइट्रोजन ने 5 में से कितने इलेक्ट्रॉन यूज करे, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या इसके पास एक लोन पेयर बच गया कि नहीं बच गया। तो जो इलेक्ट्रॉन बच गए जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया उन्हें कहते हैं लोन पेयर, जो बॉन्ड बना लेते हैं उन्हें कहते हैं बॉन्ड पेयर, है ना। ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा बॉन्ड पेयर, ये पूरा क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर, ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर, और ये जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा उसे क्या कहेंगे हम लोग, लोन पेयर। क्या इतनी कहानी समझ में आ गई, जल्दी बताओ। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भैया बात ऐसी है, कैसी है, ऐसी बात यह है कि सिर्फ जो H+ देंगे वही एसिड होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, या सिर्फ जो OH- देना वही बेस होंगे ऐसा भी जरूरी नहीं है। मेरे सामने बात लिखी हुई है कि जो H+ देते हैं वो एसिड, जो OH- देते हैं बेस, लेकिन ये आर्हेनियस एसिड आर्हेनियस बेस है, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं वो बेस, एक्सेप्ट करने वालों को क्या कहते हैं, एसिड। ऐसे ही ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने भी बताया। तो एक एक करके डिटेल से इनकी सारी बातें पढ़ते हैं। फिलहाल तो हम लोग चलते हैं आगे, अगर इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो नोट करो, नहीं तो आगे आ जाओ, ठीक है ना। चलो भैया आगे ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। चलो, तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो था वो हमें समझ में आ गया है। फिर से कह रहा है कि व्हाट इज एसिड। तो भैया हम लोगों ने अच्छा खासा पढ़ लिया है कि एसिड क्या होता है। अब मैं वापस से आपको पूरी डिटेल समझाने वाला नहीं हूं। यू नो, मैं यहां पे लिख देता हूं, यू नो वेरी वेल। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि एसिड जो है वो क्या होता है। जल्दी बताओ, किसी कोई समस्या कोई परेशानी हो तो मैं उसे वापस से संभाल दूंगा, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छे से पता है कि एसिड क्या होता है, मैंने आपको डिटेल समझा दिया। अब यार एसिड क्या होता है ये तो बात हमें क्लियर लग गई, पता चल गई, लेकिन एसिड कितने प्रकार का होता है जरा उसकी बात कर लेते हैं। देखो, तो जनरली वैसे तो एसिड बहुत टाइप के हैं, बट हाँ एक हम बेसिक क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो एसिड है 2 टाइप के। एक होते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक हमारे पास कौन से एसिड होते हैं, एक होते हैं हमारे पास वीक एसिड। अब जरा इसे भी चमकाओ फटाफट कि ये सर स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है और भैया ये वीक एसिड क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, तुम लोगों को एक बात बताते हैं, अगर कहीं पे कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है उसके आयंस में तो उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसा फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ बहुत प्यार से, देखो जैसे मान लो मैंने कहा कि ये हमारे पास H2SO4 है और हमने इसे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हमने इसे तोड़ दिया। अच्छा, ये वाला सिंबल कभी देखे हो तुम लोग, बताओ। अगर नहीं देखे हो तो मैं बता दूं, इस सिंबल का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है,
इक्विलिब्रियम का मतलब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना सकते हो, प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट भी बना सकते हो। आई बात समझ में? तो जब आप H2SO4 को ब्रेक करते हो तो ये इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, तो यहाँ पे 2H+ मिल जाएगा आपको, और एक आपको मिल जाएगा SO4 2-। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि SO4 पे 2- कैसे आ गया, तो मेरे लाल पीलो मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें अच्छे से लिखवाया है कि इस एलिमेंट पे ऐसा इतना चार्ज है, इस पे इतना है, इस आयन पे, इस लिगेंड पे इतना चार्ज होता है, एक बार जाके देख लेना। अच्छा, तो मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, दोज एसिड विच डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू इट्स आयंस। लिख लो ये बात कि भैया जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, एसिड, और जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो उसे क्या कहेंगे, मतलब क्या बोल दिया मैंने, सॉरी माय बैड, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते उसे कहते हैं वीक एसिड, है ना। तो भैया अगर H2SO4 की अगर आप बात करोगे तो H2SO4 में कितना हाइड्रोजन है, आपको सर 2 हैं, और दोनों के दोनों उसके आयंस में कन्वर्ट हो गए, 2 के दोनों H+ निकल गए, है ना। अगर हम वीक एसिड की बात करें तो मैंने बोला कि मैंने लिया CH3COOH, ये है ना। अब जब तुम CH3COOH को तोड़ोगे, चंगू बंगू इधर देखो, तो जब तुम CH3COOH को तोड़ोगे तो पहले तो गिन के बताओ अगर तुम्हें दिख रहा है कि इसके अंदर कितने हाइड्रोजन है, दिख रहा है कि नहीं, दिखना तो चाहिए, दिख रहा है तुम लोग को, दिख रहा है, जल्दी बताओ टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप कहोगे सर 4 दिख रहे हैं, 3 इधर 1 इधर 4, लेकिन जब तुम इसे डिसोसिएट करोगे, तोड़ोगे, तब क्या होगा दिखना, तो होगा ये कि बेटा CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो भैया मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने थे, 4, लेकिन डिसोसिएट कितना हुआ, 1 हुआ। तो इस डिसोसिएशन को कैसा डिसोसिएशन बोलेंगे, तो इसे हम कहेंगे सर ये हुआ पार्शियल डिसोसिएशन। कैसा हुआ, पार्शियल डिसोसिएशन, डिसोसिएल लिख दिया यार मैंने, डिसोसिएशन, ठीक है ना। और अगर मैं इसकी बात करूं कि यहां पे 2 ही हाइड्रोजन थे और दोनों के दोनों आयंस में कन्वर्ट हो गए, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कंप्लीट डिसोसिएशन। बेटा क्या कहेंगे इसे कहेंगे कंप्लीट डिसोसिएशन। क्या तुम लोग मेरी बात समझ पा रहे हो, जल्दी बोलो, ठीक है ना। क्या इतनी बात क्लियर है, अब तुम लोग बोलोगे तो कैसे ही, खैर तो मेरी बात क्लियर है कि नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, एक बार में बताएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, ऐसे एसिड जो कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाएं। इसका मतलब ये समझो कि कोई एसिड है, अगर उसके पास 4 प्रोटॉन है और उसने 4 के चारों प्रोटॉन H+ में कन्वर्ट कर गए तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, है ना। 2 हैं तो दोनों के दोनों H+ में कन्वर्ट हो गए तो स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन मान लो 2 थे और आयंस में एक ही कन्वर्ट होता है, H+ में एक ही जाता, तो ये होता वीक एसिड। तो अगर हमारे पास किसी मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है और दोनों के दोनों आयंस में कन्वर्ट हो गए तो इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और यहां पे क्या था, 3 और 1 4 हाइड्रोजन थे, लेकिन यहां पे एक ही हाइड्रोजन उसके आयन में यानी कि प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो इसे कहेंगे वीक एसिड। क्या इतनी बात क्लियर है। अब इसके सामने तुम्हारे कुछ एग्जांपल लिखे हैं कि भैया HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, HI भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, HClO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, HClO3 क्लोरिक एसिड बोलते हैं, ये भी क्या है तुम्हारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड ही है। नाउ अगर हम बात करते हैं H2SO4 नहीं, ये वीक एसिड का एग्जांपल है, सल्फोरस एसिड बोलते हैं। और तुम्हारे पास मेथेनोइक एसिड हो गया, है ना। ये मेथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HC+O and OH, ठीक है ना। एथेनोइक एसिड पे इनफैक्ट यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, बट आप यहाँ पे लिख सकते हो, अभी जो आपने लिखा एसिटिक एसिड जिसे बोलते हैं, CH3C+O and OH, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथेनोइक एसिड। अब इनका आईयूपैक नेम आपको आना चाहिए अगर आपने कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ रखा है, इसे बोलते हैं मेथेनोइक एसिड। एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज मेथेनोइक एसिड। एसिड के ऊपर एसिड लिख दिया मैंने, चलो खैर कोई बात नहीं। ऐसे कुछ और है, H3PO4 हो गया तुम्हारा, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं इसे, HNO2 हो गया, नाइट्रस एसिड बोलते हैं। HNO3 होता तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता, HNO2 क्या होता है, नाइट्रस एसिड। HF हो गया, अब ये होता है तुम्हारा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, और ये क्या है, ये भी तुम्हारा एक वीक एसिड है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब ये वीक एसिड क्यों है, देखो यार, अगर तुम H और F की बात करो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आसानी से टूटता नहीं है ना, इसलिए सिंपल सी बात। चलें क्या आगे, क्या आगे चल सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई। क्या ये वाली स्लाइड आपको क्लियर है कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है। तो भैया स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। अगर 2 H थे, दोनों के दोनों H+ में कन्वर्ट हो गए तो उसे स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। 4 H थे, सिर्फ एक H+ में कन्वर्ट हो, इसे बोलेंगे वीक एसिड। बाकी कुछ बातें आपके सामने लिखी हुई हैं, पढ़ लो कि एसिड क्या होते हैं, जिनका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, चख के देखने की जरूरत नहीं बिल्कुल बेटा। फॉर एग्जांपल क्या है, लेमन जूस टेस्ट कर सकते हो तुम, विनेगर है ना, ये एसिडिक होते हैं और टेस्ट इनका देख लो कैसा होता है। फिर पीएच वैल्यू की अगर बात करते हैं तो एसिड, अब देखो ये पीएच अभी तुम जब पढ़ोगे ना तो हम तो पूरा पीएच स्केल अपने सिलेबस में है, तो पूरा पीएच स्केल आपको पढ़ाएंगे। अभी के लिए आप समझ लो कि हाँ लिखा हुआ है कि एसिड वो होंगे जिनका पीएच लेस देन 7 होगा,
है ना। और द लोअर द पीएच, जितना ज्यादा पीएच की वैल्यू लोअर होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग तुम्हारा एसिड होगा, ठीक है ना, वही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद देखो रिएक्शन विद बेस एसिड, और कह रहे हैं कि रिएक्ट अगर करा दोगे बेस को तो साल्ट बना लेंगे, साल्ट तुम लोग पहले देख चुके हो, और वाटर। और इस रिएक्शन कहते हैं क्या है, इस कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन सब कुछ इस पेज पे लिखा हुआ है। ये रहा अपने पास HCl, ये रहा NaOH, कौन निकल जाएगा, OH और H वाटर निकल जाएगा, NaCl के साथ वाटर, है ना। ये रिएक्शन लोग पढ़ चुके हैं। लिटमस पेपर की अगर बात करें तो एसिड क्या करता है, एसिड जो है टर्न कर देता है, चेंज कर देता है किसे, ब्लू लिटमस को रेड में। अच्छा, तो कह रहा है कि ये क्या करता है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। तो अगर हम, जैसे हमारे पास एसिड था और हमने उसमें क्या करा, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर उसमें डाला तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि अगर हम ब्लू लिटमस डालेंगे तो इसे रेड में कर देगा। बट अगर एसिड में हम रेड ही डाल दें तो क्या होगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर आपने एसिड में ब्लू लिटमस डाला तो उसे कन्वर्ट कर देगा वो रेड में, लेकिन अगर आप एसिड के अंदर रेड ही डाल दो तो कोई चेंज देखने को हमें नहीं मिलेगा। आगे चलें और देख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड कैन बी कोरोसिव हो सकते हैं, मीनिंग दे कैन ब्रेक डाउन और डैमेज मटेरियल सच एज द मेटल, स्किन। कोरोजन का मतलब, कोरोसिव का मतलब यही हुआ कि कोई भी मेटल है उसके ऊपर एसिड डालोगे तो वो गल जाएगा, हाथ पे डालोगे गल जाएगा ऑब्वियसली, है ना। ये सब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओ ये क्या था, आज फिर पानी गिरता बेटा, पिछली क्लास में फिर पानी गिरा था। चलो इतने का बढ़िया सा प्यारा सा स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा, फिर एक क्वेश्चन आ गया, लो और लो, इतना बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है, आउट ऑफ HCl एक तुम्हें दे रखा है HCl, ठीक है ना, दूसरा तुम्हें दे रखा है CH3 COOH, कह रहा है विच वन इज वीक एसिड। देखो बेटा, CBSE 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है इनमें से वीक एसिड कौन है और एक्सप्लेन करो और क्यों है। तो आप कहोगे कि देखो सर ऐसा है, HCl को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, H+ मिलेगा और Cl-। HCl के अंदर कितने H थे, एक, वो भी तुम्हारा कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, प्रोटॉन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। इधर तोड़ो, इसे तोड़ोगे तो क्या होगा, यहाँ पे CH3 COO नेगेटिव और एक सिर्फ आएगा H+। तो आप इसका रीजन क्या लिखोगे कि भैया HCl क्या है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिकॉज यहाँ पे कंप्लीटली डिसोसिएशन हो रहा है हाइड्रोजन का उसके आयंस में, यानी कि H+ में। जबकि एसिडिक एसिड के अंदर यानी कि CH3 COOH के अंदर 4 हाइड्रोजन है, जबकि डिसोसिएट कितना हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक हो रहा है। तो यहाँ पे पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है हाइड्रोजन का उसके आयंस में, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा वीक एसिड, ठीक है, और ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऊपर वाले को, स्ट्रॉन्ग एसिड को मैं SA लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड, और वीक एसिड को अपन क्या लिख देते हैं, WA, यानी कि वीक एसिड। क्या इतनी बात क्लियर है, जल्दी बोलो, है ना। तो ये 2019 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलो अब जो इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है आप पढ़ लेना, मुझे जरूरत तो है नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है। चलो देन उसके बाद क्या कह रहा है, अब देखो कह रहा है कि कुछ नेम और सोर्स बताओ एसिड के, कि भैया कुछ एसिड के नाम बता दो और बताओ कहां कहां कौन कौन मिलता है। तो सबसे पहले देखो लिखा हुआ है सिट्रस एसिड, क्या है, सिट्रिक एसिड, नॉट सिट्रस। सिट्रिक एसिड कहां कहां मिलता है, सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ये सब चीजें, सच एज ऑरेंज हो गया, लेमन, वही लिखी हुई बात आगे। फिर उसके बाद कह रहा है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड कहां मिलता है, देखो पहली बात तो फॉर्मिक एसिड होता क्या है, HC_O एंड इधर अपने पास OH, इसी कहते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना, यानी कि जो तुम मेथनोइक एसिड बोल रहे थे, ठीक। अच्छा उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, कह रहा है फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है, तो फॉर्मिक एसिड मिलता है स्टिंग्स ऑफ आंट्स में, बीज में, मधुमक्खी होती हैं और जो अपने पास चींटियाँ होती हैं उनके डंक में, है ना, उसमें। फिर उसके बाद एसिडिक एसिड कहाँ मिलता है, एसिडिक एसिड मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है, CH3 COOH। कहाँ मिलता है, विनेगर में मिलता है, टमाटो में मिलता है। फिर मैलिक एसिड कहाँ मिलता है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये नेचुरल एसिड है, नेचुरल एसिड का मतलब ये तुमने प्रिपेयर नहीं करें, ये नेचर में ही तुम्हें मिले। अब टमाटर क्या है, टमाटर का बीज तो तुमने खेत में लगाया, बट नेचुरली वो ग्रो हुआ है ना, तुमने थोड़ा कुछ जा करा है। हालांकि अब आजकल तो यार तुम्हें पता ही है, टमाटर में भी इंजेक्शन लग रहा है, लौकी में भी इंजेक्शन लग रहा है, सब कुछ खाना वगैरह जो है खराब कर देना केमिकल लगा लगा के, जल्दी के चक्कर में, ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में, बट दिस इज नॉट अ गुड साइन, है ना। फिलहाल मैलिक एसिड की बात करें कहाँ मिलता है बेटा, एप्पल मिलता है और ग्रेप में मिलता है। फिर टार्टिक एसिड की बात कर लें, टार्टिक एसिड कहाँ मिलता है, टैमरिंड में मिलता है, ग्रेप्स में मिलता है, अनराइप मैंगोज में मिलता है, ठीक है। फिर ऑक्जेलिक एसिड की अगर बात कर लें कहाँ मिलता है बेटा, तो स्पाइनच में, मतलब कि पालक में मिलता है, कैबेज में मिलता है, और लो देख लो इसीलिए कहते हैं हरी सब्जियां खानी चाहिए। अब कहोगे सर हरी सब्जियां खाएंगे तो ये तो एसिड कर देंगे पेट में, अरे भैया ऐसा नहीं होता। देखो हम लोगों को पेट में न्यूट्रलाइजेशन बना के रखना है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत एसिडिक चीज़ें खा ली तो बहुत एसिडिक हो गया और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल। इसीलिए कहते हैं एक जैसा ही खाना नहीं खाना चाहिए, खाने को चेंज करते रहना चाहिए। आज आपने पालक की सब्जी खाई, कल आपने पत्ता गोभी खा ली, फिर आपने टमाटर सब्जी खा ली, फिर आपने लस्सी पी ली, है ना, समझ रहे हो। तो एसिड बेस एसिड न्यूट्रल रहेगा। आपको पता होना चाहिए आपके स्टमक में भी एसिड होता है और कंसंट्रेटेड एसिड ही होता है। आप सोच के लो हम लोग पेट में एसिड लेके घूम रहे हैं, फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन उसका रीजन है बायोलॉजिकली। अगर आपको मुझे बायो इतना अच्छे से नहीं आता, मैम जो है बायो वाली वो आपको बताएंगी, यहाँ पे नहीं है, मतलब जहाँ भी जब क्लास होगी कि भैया स्टमक के अंदर हमारे पास एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, वो भी कंसंट्रेटेड, लेकिन फिर भी हमें दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो जो तुम्हारा म्यूकस की वॉल होती है ना, जो स्टमक की वॉल होती है वो बनी होती है इस तरीके की कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वो एसिड करता क्या, वो हमें क्यों है, परेशान करने के लिए नहीं। तुम जो खाना खा रहे हो उसे डाइजेस्ट भी तो करना है ना, तो उसे डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, वही करता है। फिलहाल और आगे देखते हैं।
देन उसका लैक्टिक एसिड आ गया, किसमें मिलता है, कर्ड में और मिल्क में। फिर एस्कॉर्बिक एसिड, इसमें विटामिन सी मिलता है ना, सिट्रस फूड जितने भी आंवला वगैरह उसमें मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि एसिड, आप नाम बताओ एसिड के और कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये आपको, अब अगर तुम सोचो आज ही रट लो तो ये पॉसिबल भी है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है, मतलब कि पॉसिबल हो भी सकता है। मुझसे कहोगे मैं तो नहीं रटूंगा एक दिन में, लेकिन अगर आप ये दो याद करो, सिट्रिक एसिड फॉर्मिक एसिड में मिलता है, आज 2 याद कर लिए, कल 2 याद कर लिए, थ्रू आउट द एग्जाम आप डेली इन्हें 2 बार, 1 बार, 3 बार ऐसे देखते रहो, रट जाएंगे, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। चले आगे, चलो आगे, ठीक है। उसके बाद अब आ गए बेस पे कि भैया एसिड तो आपने बता दिया, अब बताओ बेस क्या होता है। तो मैं तो आपको बेस भी बता चुका हूं कि हमारे पास ऐसे कंपाउंड जो एक्वा सॉल्यूशन में क्या करते हैं, OH माइनस हमें देते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, उसे कहते हैं बेस। जैसे कि Na पॉजिटिव ने क्या करा, NaOH ने क्या करा, Na पॉजिटिव निकाला और OH माइनस दिया, और जैसे ही हमें OH माइनस दिखा तो हम बोलेंगे कि NaOH क्या है भैया, ये तो हमारा बेस है, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास एसिड का आपने क्लासिफिकेशन करा था, वैसे ही आप बेस का भी करोगे। एक और बात सुनो, तुम कह रहे हो कि सर आपको याद है, आपने थोड़ी देर पहले बोला था एसिड 2 टाइप के, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड, तो क्या बेसिस भी वैसे ही होंगे? तो मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल हाँ। देखो यार, तो अब अगर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज बेस, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यू नो को बेटा व्हाट्सअप राइटिंग में थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। यू नो वेरी वेल, बहुत अच्छे से आपको मैंने स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स में बहुत अच्छे से समझा है कि बेस क्या होते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया यू नो वेरी वेल, आपको पता है। अब लेकिन क्या हमें ये पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं, वीक बेस भी होते हैं, जैसा एसिड में हुआ था? तो हाँ भैया बिल्कुल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जैसा एसिड हमारे साथ हुआ था वैसे हमारा बेस के साथ भी होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होंगे हमारे पास और हमारे पास वीक बेसिस भी होंगे, है ना। अब ये क्या कहानी है सर, कैसे होंगे, समझाइए जरा। तो देखो भैया वही कहानी, जैसे अगर आप बात करो NaOH की, तो NaOH अगर आप तोड़ोगे तो क्या करेगा, Na पॉजिटिव में और OH माइनस में कन्वर्ट होगा। तो Na पॉजिटिव किसका एग्जांपल है, Na पॉजिटिव आपका स्ट्रॉन्ग बेस का ही एग्जांपल है। ऐसे आप KOH ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसे जब आप तोड़ोगे तब भी सेम चीज़ है, K पॉजिटिव मिलेगा और अपने पास OH नेगेटिव मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास कोई वीक बेस भी होते हैं, जैसे आपने लिख दिया NH4NO3 ले लो, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये वीक बेस का। बनेगा क्या, बनेगा NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। OH आसानी से नहीं निकालता, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। तो जो आपने एसिड के बारे में पढ़ा था कि भैया स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं और वीक एसिड भी होते हैं, ऐसे हम पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं और वीक बेस भी होते हैं। अब एक और बात सुनो, जैसे हम एसिड का नाम सुन के घबरा जाते हैं थोड़ा सा कि एसिड, ओ माय गॉड एसिड, ऐसे बेस का नाम से हम लोग बहुत ज़्यादा डरते नहीं हैं, बट ऐसा नहीं है। जो काम एक कंसंट्रेटेड एसिड कर सकता है वही काम एक कंसंट्रेटेड बेस भी कर सकता है। तो मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ बेस पे जिंदा रहें, या बेस अगर हम कंसंट्रेटेड ले लें तो हमें कुछ नहीं होगा, या हम अपनी बॉडी में बेस का अमाउंट बढ़ा दें, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, है ना। जैसे लाइफ में हम चीज़ें बैलेंस रखते हैं ना, कि पढ़ाई भी कर ली, थोड़ा सा गेम भी खेल लिया, क्रिकेट भी खेल लिया, बैडमिंटन भी खेल लिया, पढ़ भी रहे हैं। अब सिर्फ एक ही काम करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बट ऐसे क्या है कि एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। इसका मतलब आने वाला क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें अपनी बॉडी में और क्या कहते हैं, जो भी फ्रूट्स वगैरह हम खाते हैं उसके थ्रू अपनी बॉडी को हमें न्यूट्रल रखना पड़ता है, कि ना तो बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाए, ना ही बेसिसिटी बढ़ जाए। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो फिलहाल इसके बारे में भी कुछ बातें कर लो। कह रहा है कि बेसिस जो होते हैं टिपिकली कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है उनका। फॉर एग्जांपल सब्सटेंस लाइक बेकिंग सोडा हो गया आपका, और एंटासिड्स हो गया, बिटर हो गया, है ना, ये सब चीज़ें। पीएच की बात करें, ऑल तुम पीएच डिटेल से पढ़ेंगे, बट फिर भी बेसिस हैव अ पीएच ग्रेटर देन 7 ऑब्वियसली। और जितनी ज़्यादा वैल्यू आएगी, 7 से जितनी ज़्यादा वैल्यू आएगी उतना ही बढ़िया बेस होगा, उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो हाइयर द पीएच द स्ट्रॉन्गर इज द बेस। देन उसके बाद क्या कह रहा है, अगर हम बात करें तो ये तुम कर ही चुके हो, एसिड और बेस की रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा, साल्ट बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक है बेटा, साल्ट साल्ट साल्ट। फिर क्या कह रहा है, अब देखो यहाँ पे लाइन क्या लिखी हुई, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। जो एसिड क्या कर रहे थे, एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहे थे, और बेस क्या करेंगे, रेड को करेंगे ब्लू में कन्वर्ट। कि तुमने क्या करा, रेड लिटमस पेपर को इसमें डाला, इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, ब्लू में। और अगर तुम रेड की जगह ब्लू डाल दो, तो जैसे एसिड उसके साथ कुछ नहीं कर रहे थे, तो इसकी अगर तुम रेड की जगह ब्लू डालोगे तो बेसिस ब्लू के साथ भी कुछ नहीं करने वाले हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अगर आपने रेड लिटमस पेपर डाला तो ये रेड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू में, ठीक है। लेकिन अगर तुमने इसमें ब्लू ही डाल दिया तो कोई चेंज नहीं देने वाला, ठीक है। चलो और देखो भैया क्या कह रहा है, मैनी बेसिस सच एज लाई हो गया, सोप हो गया, हैव स्लिपरी फील बिकॉज दे कैन ब्रेक डाउन ऑयल्स एंड फैट्स। ऑयल्स में और फैट्स में ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए चिकने चिकने लगते हैं। जैसे तुम्हें सोप जो होता है ना, सोप घर में जलाना आता है, लक्स डिटर्जेंट, वही। कौन सा साबुन लगाते हो आप लोग बताइए, मतलब ये कोई पूछने वाली बात नहीं, बट क्या करें यार, ठीक है। अब देखो
और क्या है, क्या कह रहा है, बेस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या बात हो गई सर, हैं ये क्या बात हो गई। अब देखो इसमें लिखा है बेस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें एक बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि भैया इलेक्ट्रिसिटी तो ये तो फिजिक्स का चैप्टर है, यहाँ कहाँ आ गया, यहाँ केमिस्ट्री में कहाँ से फिजिक्स आ रही है। सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, इलेक्ट्रिसिटी पहली बात तो है क्या, मुझे बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट, जल्दी बताओ। और बेटा अगर नहीं बता रैप्टे बच जाएंगे, ठीक है, 1 on 1 मार तोड़ हो जाएगी, जल्दी बताओ क्या होते हैं, बताओ करंट की डेफिनेशन क्या है। तो आप कहोगे सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, आपने नहीं पढ़ रखा है, आप कहोगे कि सर I इज इक्वल टू हमने पढ़ रखा है Q/T, जल्दी बोलो हाँ या ना बोलो यार, I इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने Q/T। अच्छा लेकिन डेफिनेशन को थोड़ा ठीक करो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, नहीं, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, तो आप कहोगे सर अगर हम बात करें चार्ज की तो भैया चार्ज जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, ठीक है ना, अगर आप बात करो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, वो तो न्यूक्लियस के अंदर है, एटम के अंदर, आपको पता होगा न्यूक्लियस उसमें है, तो पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। मूव कौन करेगा, मूव करता है नेगेटिव चार्ज, है ना, ये मूव करेगा। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब आप करंट की बात करते हो तो करंट में कौन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है, प्रोटॉन थोड़ा फ्लो करता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी डेफिनेशन ठीक करो, तो आपने बोला द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, हाँ तो वन ऑफ दम इलेक्ट्रॉन चार्ज ही है, बट अगर और अच्छे से बताओगे तो आप बोलोगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, हाँ या ना बोलो यार, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट, ये बात सही है कि नहीं है, ठीक है। तो आपने पढ़ रखा है कि करंट का मतलब बिजली, बिजली का मतलब बिजली, करंट जो है वो किसकी वजह से फ्लो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। करंट जो है किसकी वजह से फ्री होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। लेकिन एसिड और बेस जो है वो भी भैया बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। अब जैसे आप मान लो कि आपने क्या करा, एक बीकर लिया और इसके अंदर आपने कंसंट्रेटेड मान लो एसिड भर दिया, या मान लो आपने HCl भर दिया, ठीक है, HCl। अब आपको पता है, अच्छा एक बात और बता देता हूँ, दुनिया में जितने भी एसिड बेस और सॉल्ट होते हैं, सुनो मेरी बात, दुनिया में जितने भी एसिड बेस और सॉल्ट होते हैं वो अपनी आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि HCl जो है वो ऐसा रहना पसंद करेगा, H+ और प्लस Cl-। ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल ही है। अब भैया एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, एक कोई तुम्हारे रैप्टा मारे एक तुम उसके मार दो, बात बराबर, लेकिन तुम्हारे कोई 2 रसीद दे और तुम एक ही मार पाओ तो तुम्हें अंदर से गुस्सा आएगी ना कि अरे सर बैलेंस नहीं हुआ ना, बैलेंस करो। तो वही वाली बात है यार, देखो HCl जो है, मैंने एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, दुनिया में जितने भी एसिड बेसिस और सॉल्ट होते हैं जनरली वो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। तो और ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल ही है ना, H+ Cl-। तो आपको पता है कि यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, H+ भी प्रेजेंट है और यहाँ पे Cl- भी प्रेजेंट है। तो अगर आपने क्या करा, अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोड ऐसे लगा के बिजली उत्पन्न करना चाहिए और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, अरे यार ये कैसे लगा रहा हूँ मैं, देखो कि भैया ऐसा करके और ये ऐसे, तो क्या ये बल्ब जलेगा, ये बल्ब जलेगा बल्ब। क्यों बल्ब जलेगा, ऑल्दो ऐसे ये करना कोई सही नहीं है, इस तरीके से आप कर नहीं सकते हो, बट ये बल्ब जलेगा क्यों, देखो यार आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से तो फ्लो होती ही है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से तो फ्लो होती ही है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फ्री आयंस की वजह से भी फ्लो होती है। आज के बाद अपनी कॉपी पे नोट कर लोगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से तो होती ही है लेकिन आयंस की वजह से भी होती है। अब क्योंकि इसमें क्या है, HCl है, अब HCl में क्या है, H+ भी है, Cl- भी, आयंस प्रेजेंट है, और क्योंकि आयंस प्रेजेंट है तो अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आयंस है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी होगी। ऐसे ही अब लिखा था बेस, तो भैया एक बात बताओ, अब अगर तुमने इसके अंदर बेस भर दिया, मान लो तुमने HCl की जगह NaOH भर दिया, मान लो सपोज तुमने क्या करा, यहाँ पे भर दिया NaOH। अब अगर आपने NaOH को ब्रेक करा, NaOH को तोड़ा, तो बेटा इसमें क्या मिलेगा, Na+ मिलेगा और क्या मिलेगा बेटा, OH- मिलेगा। तो क्या यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ भी आयंस है, तो कहोगे सर यहाँ भी तो फ्री आयंस है, ये देखो ना यहाँ भी क्या है, आयंस प्रेजेंट है। तो अगर इसमें आयंस है तो क्या इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, बताओ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, ये कर सकता है, इसमें होगी नहीं होगी, लेकिन अगर इसे हम सिस्टमैटिक तरीके से लगा दें तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो आज से हम एक बात ध्यान रखेंगे कि भैया देखो ऐसा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, हमें पता है, हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन आज हमें यह भी पता चल गया कि भैया इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्री आयंस की वजह से भी प्रोड्यूस होती है। अगर किसी भी सब्सटेंस के पास नंबर ऑफ फ्री आयंस प्रेजेंट हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी होगी, है ना। तो एसिड जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराएंगे, बेस जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराएंगे। क्या मेरी बात समझ आ गई। एक क्वेश्चन आपके लिए, मुझे बताओ
क्या वाटर, अच्छा इस बात को कहीं पे नोट करना चाहते हो तो कर लो जल्दी से, इस बात को कहीं पे जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, अब देखो, अब बात यह है कि तुमने इतना कर लिया, इतना करने के बाद अगर मैं पूछूं क्या क्या वाटर यानी कि H2O इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जल्दी बताओ बताओ जल्दी बताओ, ये पूरा रिजल्ट रहने दे यार। तुम लोग ये बताओ, जो काम हमने एसिड बेस के साथ करा, अगर ये काम हम सिर्फ और सिर्फ वाटर के साथ करें, और कैसा वाटर, प्योर वाटर, कैसा वाटर बेटा, प्योर वाटर। तो अगर मान लो एक बीकर में हमने क्या करा, एक बीकर लिया, बीकर अच्छा बना लेते हैं कोई बात नहीं, देखो एक बीकर हमने लिया और इस बीकर के अंदर अगर हम प्योर वाटर भर दें यार, है ना, इस बीकर के अंदर हम क्या भर दें, प्योर वाटर। मेरे प्यारे बच्चों, इस बीकर के अंदर मैंने क्या भर दिया, मैंने भर दिया H2O, और H2O भी कैसा है मेरे पास, H2O है मेरे पास प्योर। तो क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, तो ध्यान रखना बेटा, प्योर H2O जो होता है उसमें एक भी टाइप का आयंस प्रेजेंट नहीं होता, और अगर प्योर वाटर है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। तो अगर मैं बोलूं कि अगर तुम क्या इसमें प्योर वाटर में क्या तुम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हो, तो इसमें प्योर वाटर अगर है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। लैब में बना हुआ वाटर क्या होता है, प्योर वाटर ही होता है। और आजकल तो कह सकते हो आरओ वगैरह का भी, लेकिन यार आरओ वगैरह में अब क्या होता है कि अलग से आरओ मतलब घर में जो लगा हुआ है, जो पानी भरते हो यार, और आजकल क्या होता है आरओज में ना अलग से मिनरल्स ऐड करे जाते हैं। तो हम टोटली ऐसे ब्लाइंडली ऐसे बोल नहीं सकते कि आरओ जो है वो भी प्योर वाटर है, उसमें भी पता चले उसमें बिजली की तार डाल के हाथ और डाल दो, कर मत लेना बेटा, मार पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम हाँ, अगर लेकिन आप लैब में जो वाटर प्रिपेयर करा जाता है जिसे प्योर वाटर बोलते हैं, तो अगर वाटर आपका एकदम प्योरेस्ट कंडीशन में है अपनी, तो उस केस में अगर आपने इसमें बिजली की तार डाल के देखा कि भैया, मतलब हाथ से नहीं ऑब्वियसली यार, ऐसे करंट चेक करने का तरीका हाथ ही थोड़ा ना, इंस्ट्रूमेंट है ना, तो उसमें देखो चेक करो कि भैया लगाया वो पेज का जो होता है उससे चेक करा कि भैया ट्रांसमीटर वगैरह जो भी होता है यार, पता नहीं क्या होता है, उसमें देखा कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो नहीं करेगा। कब, लेकिन जब आपका वाटर कैसा हो, प्योर हो। लेकिन 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 अगर तुम क्या करो, इसमें तुम ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, एसिड ऐड कर दो, ठीक है ना। वाटर में तुमने क्या करा, एसिड ऐड कर दिया। अब एसिड ऐड करने के बाद अब क्या हुआ, देखो मेरी बात सुनो, अभी तक क्या था, प्योर वाटर था, जैसे ही तुमने इसमें एसिड ऐड करा, तो एसिड मान लो कोई सा भी एसिड करा, तुम्हें पता है एसिड जो होगा वो आयनिक फॉर्म में होगा, प्लस और माइनस की फॉर्म में होगा। तो जैसे ही आप एसिड मान लो HCl ऐड करा, तो H पॉजिटिव और Cl माइनस, तो जैसे ही तुम इसमें एसिड ऐड करोगे, क्या अब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, जल्दी बोलो हाँ या ना बोलो, नीचे लिखो कमेंट में बेटा, जल्दी बताओ, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी बताओ, करेगा। क्यों करेगा, कहोगे सर यहाँ पे तो देखो वाटर न्यूट्रल फॉर्म में था, वाटर पे कोई चार्ज था ही नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, लेकिन जब आपने इसके अंदर क्या मिला दिया, जब आपने इसके अंदर एसिड मिला दिया, तो अब इसके अंदर आयंस प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, अब इसके अंदर फ्री आयंस प्रेजेंट है, और क्योंकि इसके अंदर फ्री आयंस प्रेजेंट है, तो अब भैया ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, जल्दी बोलो हाँ या ना। अब ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएगा, टिक का मतलब कराएगा और क्रॉस का मतलब नहीं कराएगा, ठीक है ना। तो आई होप तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। चले आगे यार, चले बेटा आगे, चलो आगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज साल्ट इन केमिस्ट्री, तुम्हारा टीचर तुमको साल्ट पढ़ा चुका है, क्या होता है, कह रहा है अ साल्ट इज अ केमिकल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्ड्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसी को बोलते हैं कि आपने एक एसिड लिया, आपने एक बेस लिया, एसिड और बेस को रिएक्शन करा दी, बन गया आपके पास साल्ट, समझ गए। और साथ में कौन निकल गया, साथ में निकल गया जल देवता। ये रिएक्शन हम आपको पहले पेज पे पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, तो इसमें बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल अ सॉल्ट फॉर्म्स इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन अ मेटल आयन फ्रॉम अ बेस रिप्लेसेस द H+ आयन फ्रॉम एन एसिड, ठीक है। चलो भैया, अभी क्या कहते हैं, एक हमारे नीट वाले बैच में कल एक लड़की आई थी, तो शी इज़ फ्रॉम साउथ एक्स, यू नो गाइस। तो उसने मेरे से पूछा कि सर आप क्या आपने अल्फ्रेडो पास्ता खाया है, व्हाट इज़ अल्फ्रेडो पास्ता, तुम लोगों ने खाया यार, मैंने नहीं खाया था। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार बताओ, मैं एज अ टीचर होकर मेरे पास अल्फ्रेडो पास्ता, मैंने अल्फ्रेडो पास्ता नहीं खाया, तो मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ क्या तुम लोगों ने अल्फ्रेडो पास्ता खाया है, अगर खाया तो प्लीज़ यार कमेंट में बताओ। तो मुझे लगेगा शायद मेरे साथ कुछ लोग और भी हैं जिन्होंने नहीं खाया, ऐसे मुझे अकेले बड़ा बुरा सा लग रहा है, ठीक है। फिलहाल अल्फ्रेडो पास्ता को रखो साइड में, ये तुम पढ़ चुके हो, चलते हैं आगे की बात करते हैं। अब देखो यार, अब बात करते हैं कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सॉल्ट कितने टाइप के थे, या कह दो एसिड कितने टाइप के थे। एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड था, वीक एसिड था। बेस कितने टाइप के थे, वो भी स्ट्रॉन्ग था, वीक था। ऐसे ही जो सॉल्ट हैं वो भी आपके 4 टाइप के हैं, और वो 4 टाइप कहाँ से निकले, एसिड और बेस से ही। अगर मान लो आपने जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग लिया और जो बेस है वो भी स्ट्रॉन्ग लिया, जैसे जैसे देखो रिएक्शन लिखी हुई है, तो देखो अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया यानी कि HCl, स्ट्रॉन्ग बेस लिया यानी कि NaOH, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। अब NaCl का नेचर कैसा होगा, तो बेटा ये न्यूट्रल होगा। अगर ये भी स्ट्रॉन्ग है ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो जो इनका सॉल्ट बनेगा कैसा बनेगा, वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, हाँ या ना बोलो। तो 4 टाइप के सॉल्ट है, पहला कैसा होगा, न्यूट्रल।
अब एक बात बताओ, अब तुमने क्या करा, एसिड लिया स्ट्रॉन्ग, बेस लिया वीक, मेरी बात समझ रहे हो, तुम एसिड और बेस की रिएक्शन करा रहे थे, बेस तुमने लिया वीक सा एकदम कमजोर सा, एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, तो भैया कौन डोमिनेट करेगा, जो पावरफुल है। इसका मतलब जो सॉल्ट बनेगा कैसा बनेगा, एसिडिक के बेसिक, जल्दी बोलो, इधर देखो, मैं उधर मत देखो, मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूं एसिड और बेस ने आपस में रिएक्शन करी, लेकिन एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, और बेस कैसा है तुम्हारा, बेस एकदम वीक सा है, तो भैया जो पावरफुल है वही तो डोमिनेट करेगा, तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, तो आंसर इज एसिडिक होगा। तो वही देखो कि अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, वीक आपने बेस लिया, तो सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिड। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, HCl, वीक बेस कौन सा है अपने पास, देखो ये क्या है, ये है अपने पास वीक बेस, NH4OH लिखवाया आपको, पीछे देख लो एक बार, तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड और वाटर निकल जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड जो बना वो कैसा होगा, एसिडिक के बेसिक, तो आप कहोगे सर ये होगा एसिडिक, क्योंकि आपने जो एसिड है वो कैसा लिया, स्ट्रॉन्ग लिया है। बट एट द सेम टाइम इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इस बार मैंने क्या करा, एसिड को मैंने ले लिया है वीक, और मैं क्या कर रहा हूं, बेस को ले रहा हूं मैं स्ट्रॉन्ग। इस बार कौन है, इस बार बेस बाबू जो है वो एकदम तुम्हारे जो है स्ट्रॉन्ग है। तो अगर बेस तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है और एसिड तुम्हारा वीक है, तब क्या होगा, अब डोमिनेट कौन करेगा, बेस करेगा, तो यानी कि मीडियम कैसा होगा, बेसिक होगा। हमने ले लिया वीक एसिड, है ना, एसिडिक एसिड बोलते हैं CH3COOH को, या फिर आप इसे एथेनोइक एसिड बोल सकते हो, और स्ट्रॉन्ग आपने बेस ले लिया, यानी कि बेस कैसे लिया आपने, स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे आप इसे लिख लो स्ट्रॉन्ग एंड बेस, क्या बन गया, CH3COONA और वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या करें, दोनों को वीक ले लें, तो यार जब दोनों स्ट्रॉन्ग लिया था तब भी न्यूट्रल था, दोनों वीक लोगे तब भी कैसा रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा। तुमने वीक एसिड ले लिया, ये रहा एसिडिक एसिड, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तुमने वीक बेस ले लिया, कैसा बनेगा बेटा, है ना। तो जो CH3COONH4 बनेगा वो कैसा बनेगा, वो न्यूट्रल ही बनेगा। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तब भी न्यूट्रल, दोनों वीक है तब भी न्यूट्रल। सिर्फ इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक में देखना है तुम्हें कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट भी एसिडिक होगा, अगर तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो तुम्हारा सॉल्ट है वो भी बेसिक होगा, बट हाँ उस पड़ोस वाला वीक होना चाहिए उसके कंपेयर में, ठीक है ना। तो ये हो गया सॉल्ट के टाइप। आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अब देखो कह रहा है कि व्हाट इज एसिड एंड बेस इंडिकेटर। अब देखो यार एक बात बताओ, अब तुम लैब में गए, अब तुमने कहा लैब में ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये एसिड है या ये बेस है, तो क्या पी के देखोगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, कि यार लाओ तना भाई पी के देखेगा, निकाला ढक्कन गड़ 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 गड़, ऐसा तो नहीं करोगे भैया, कर भी मत लेना यार, हैं हमें और अंदर करा दोगे तुम लोग। तो देखो यार, तो अगर आपको एसिड और बेस पता करना है कि बीकर के अंदर कई सारी चीजें रखी हैं फॉर एग्जांपल, या मान लो उसमें लिखा है कि हाँ ये एसिड है, बट हमें ये नहीं पता कितना एसिडिक है, तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बताएंगे। पहले अगर आप पीएच स्केल से यूज करोगे तो आपको उसका पीएच पता चलेगा कि भैया स्ट्रॉन्ग एसिड दूर रहो इससे, वीक एसिड है चलो ठीक है काम चल जाएगा, और एसिड है भी कि नहीं है, तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं, हमें वो पता करने, हमें ऐसा ना जैसे मान लो इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बोर्ड है इसमें करंट आ रहा नहीं आ रहा, हमें अगर चेक करना तो हम क्या करें, हम जाके तार पकड़ लें सीधे ऐसे करके झूल जाएं, इसे पकड़ ऐसे हो जाएगा यहीं रह जाएंगे, तो ऐसा थोड़े ना है। वो भी तो आता है क्या बोलते हैं उसे, जो पेन जैसा होता है चेक करते हैं उससे, तो भैया बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। तो वही है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखो यार अब देखो जी भैया क्या करना है, व्हाट इज एसिड एंड बेस इंडिकेटर। देखो यार अगर हम बात करते हैं कि इंडिकेटर अपने पास कौन कौन से हैं, तो देखो नाम लिखा हुआ है, पहली बात तो ब्लू लिटमस लेंगे, दूसरा अपने पास मिथाइल ऑरेंज है, तीसरा अपने पास मिथाइल रेड है, फिर हमारे पास फिनोफिथलीन है, फिर उसके बाद हमारे पास रेड लिटमस है। तो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस का तो आपको पता है। तो देखो यार अगर मैं बात करूं एसिड की, तो अगर ब्लू लिटमस है तो ब्लू को एसिड किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। अगर मिथाइल ऑरेंज है तो मिथाइल ऑरेंज को एसिड अगर हुआ किस में कन्वर्ट कर देगा, पिंक में। अगर मिथाइल रेड है तो किस में करेगा, रेड में, मतलब कोई चेंज नहीं। इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब हुआ नो चेंज विद एसिड, नो चेंज विद एसिड, ठीक है ना। अच्छा फिनोफिथलीन की बात करें, कलरलेस सही रहने देगा, ठीक है ना। रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा, रेड में, मतलब कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं आने वाला। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। तो अगर इन सारे इंडिकेटर्स की रिएक्शन तुमने एसिड से कराई तो ब्लू लिटमस को एसिड रेड में बदल देगा, अगर मिथाइल ऑरेंज हुआ तो उसका कलर कर देगा पिंक में। ये रिएक्शन बड़ी अच्छी होती है, तुम लोग कराई जाएगी, है ना। अभी 10th क्लास में हो चंगू मंगू, अभी तुम लोगों को करा के दिखाया गया है, देखो मिथाइल ऑरेंज हल्का सा एसिड डाला एकदम से पिंक कलर हो गया, ऐसे दिखाएंगे वो तुम्हें, ठीक है ना। तो मिथाइल ऑरेंज को किसमें कन्वर्ट कर देगा, पिंक में। मिथाइल रेड पे कोई चेंज नहीं होगा, फिनोफिथलीन कलरलेस रहेगा, कोई चेंज नहीं। रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा, रेड लिटमस को कर देगा रेड में। अब मतलब कि नो चेंज, है ना। अब अगर हम इन्हीं इंडिकेटर की रिएक्शन कराते हैं किससे, बेस से, तो बेटा ब्लू लिटमस ब्लू में ही रहेगा। अबे क्योंकि बेस थोड़ा रिएक्शन कर लेगा, बेस क्या, नो चेंज, है ना, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज मतलब नो चेंज, कट बना रहा हूं। मिथाइल ऑरेंज को अगर एसिड है तो कन्वर्ट करेगा पिंक में, अगर बेस है तो किसमें कन्वर्ट कर देगा, येलो में। फिर उसके बाद मिथाइल रेड को इसने किसमें करा था, रेड में, कोई चेंज नहीं करा था, बट ये कर देगा येलो में। फिनोफिथलीन, जब एसिड से फिनोफिथलीन की रिएक्शन कराई तो कलरलेस कोई चेंज नहीं आता, लेकिन अगर वो बेस हुआ तो कन्वर्ट कर देगा किसमें, पिंक कलर में। ऐसे ही रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। तो तुम्हारे पास फिनोफिथलीन था, अब हमारे दो बीकर हैं, ए और बी। अब तुम्हें पता है ना कौन सा इसमें एसिड और कौन सा बेस है। तो तुमने जब एसिड डाला कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जैसे तुमने बेस डाला तो तुरंत वो कलर हो गया किसमें, पिंक कलर में। तो पता चल गया भैया ये तो फिनोफिथलीन है, और फिनोफिथलीन अगर पिंक कलर में हो रहा है तो इसका मतलब ये बेस है। समझ गए कि नहीं, जल्दी बोलो। चले आगे, चलो आगे भैया।
अब इसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन आ गया देखो, कह रहा है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू टू टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, दो टेस्ट ट्यूब तुम्हें दे रखी है, ए दे रखी है एंड बी दे रखी है, कंटेनिंग डाइल्यूट HCl एंड NaOH, एक डाइल्यूट HCl एक में क्या है NaOH है भैया, NaOH, ठीक है ना, NaOH। कह रहा है सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली इन विच टेस्ट ट्यूब अ कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व। अब मुझे बताओ जल्दी से बताओ, अगर ब्लू लिटमस है तो ब्लू लिटमस को कौन बदलता है, जल्दी बताओ, ब्लू लिटमस को रेड में कौन बदल देता है, एसिड कर देता है ना, तो वही वाली बात है, लिख देना चुपचाप से। तो देखो लिखा हुआ है कि व्हेन ब्लू लिटमस इज एडेड to a test tube A containing dilute HCl, color of the blue litmus paper changes from blue to red, क्योंकि एसिड है तो ब्लू को क्या करेगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जब ब्लू लिटमस को तुम ऐड कराओगे बी टेस्ट ट्यूब में तो कोई भी चेंज नहीं आने देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बेस है वो ब्लू लिटमस से रिएक्शन काम करता है, वो तो ब्लू को ब्लू में ही रखेगा। चले आगे, चलो आगे। अब देखो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब ये होता है कि देखो लिखा हुआ है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स आर कंपाउंड दैट चेंज देयर स्मेल व्हेन प्लेस्ड इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, दे आर यूज्ड इन लैबोरेटरीज टू डिटरमाइन इफ अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, है ना। कि जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो ऐसा है कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस पे जो तुम्हारे एसिड बेस है उनका बहुत लार्ज स्केल पे यूज़ होता है, तो अब उस समय क्या है, वैसे तो ऐसा नहीं होता कि चेक नहीं करते हैं कि पीएच वगैरह सब चेक करते हैं, बट कुछ उसमें इंडिकेटर भी मिलाए जाते हैं कि हमें उस इंडिकेटर से ही पता चलेगा, स्मेल से ही पता चल जाएगा कि इसमें अगर ऐसी आ रही है इसका मतलब ये एसिडिक है, इसमें अगर वैसी आ रही है इसका मतलब ये बेस है। आई बात समझ में, क्योंकि यार जब आप बहुत कोई चीज़ को बहुत लार्ज स्केल पर देखते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या पता हमने एक इंडिकेटर देखा वो उतना अच्छे से काम नहीं करा, हमने उस पर बिलीव करके बोल दिया ये ऐसा, बट वो निकला कुछ और, तो गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं। तो कई सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, उसी में तो ऑल फैक्ट्री। अब ये क्या है, ये स्मेल से कि अगर एसिडिक है तो ऐसी स्मेल करेगा, बेसिक है तो ऐसी स्मेल करेगा, वही चीज है। देखो तो देखो अगर मैं अनियन की बात करूं, अनियन अगर तुमने अनियन दिखाया तो एसिड में कोई चेंज नहीं आएगा, अनियन की स्मेल जैसी थी वैसी रहेगी, लेकिन बेसिस में इसकी क्या होगी, स्मेल खत्म हो जाएगी। अगर तुम अनियन बेस मिलाते हो तो बेस में क्या होगा, इसकी स्मेल जो क्या खत्म हो जाएगी बिल्कुल, है ना। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेन सेम, मैं एक बार लिख दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेन्स सेम, सेम क्या रिमेन्स स्मेल मतलब जैसी थी वैसी रहेगी, वहाँ पे चेंज हो जाएगी। अगर वेनिला एक्सट्रैक्ट की बात करें तो अगर एसिड है कोई चेंज नहीं आएगा, जैसी स्मेल थी वैसी रहेगी, लेकिन जैसे ही बेस मिलाओगे स्मेल चेंज हो जाएगी। ऐसे लौंग की बात करें, क्लोव ऑयल जो होता है, लौंग का जो ऑयल होता है ना, तो अगर एसिड है तो कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन अगर बेस है तो उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। तो इससे रिगार्डिंग तो साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। चले आगे देखो, अब तुमसे कह रहा है कि आ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट has to perform a lab test to detect the presence of acid in a given solution. The acid base indicator preferred by him will be, देखो यार अगर उसे पता करना है कि एसिड है कि बेस है ना, एसिड है कि बेस है, तो कौन सा टेस्ट करा दे, बताओ 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 बताओ। क्लोव ऑयल वाला करा दे। क्लोव ऑयल से क्या होगा कि अगर तुमने एसिड में मिलाया, एसिड में, तो क्लोव ऑयल में कोई चेंज होगा नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने बेस में मिला दिया तो उसकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब हम क्या करें, उसे क्लोव ऑयल वाला जो टेस्ट है वो करवा दें, है ना। सिंपल है। देखो CBSE 2020 में क्वेश्चन पूछा गया ये, अब इसका लिख दो। क्या कह रहा है, क्लोव ऑयल कैन बी यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली चैलेंज स्टूडेंट। क्लोव ऑयल गिव्स डिफरेंट ऑडोर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, है ना। एसिडिक में तो देगा नहीं, बेसिक में देगा बस। चलो फिलहाल, हाँ ये क्या बात कह रहा है, एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ तुम्हें, देखो है ना, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, तो इसमें टाइम बर्बाद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कि अब अगर आपने यहाँ पे क्या था, मैंने वाटर भरा था और वाटर के साथ मैंने क्या करा था, इसमें एसिड भी भर दिया था, तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो आपने कहा था हाँ सर करेगा, है ना। तो वही है, उसी का ये एक्सपेरिमेंटल एकदम बना के रखा है कि यहाँ पे क्या था, डाइल्यूट HCl है। डाइल्यूट HCl का मतलब समझते हो, देखो डाइल्यूट HCl का मतलब एक तो HCl है और प्लस उसमें क्या मिला दिया, वाटर भी मिला दिया गया है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl, किसी भी चीज को डाइल्यूट करने का मतलब ही होता है उसमें वाटर को ऐड कर देना, समझे। तो ये हम लोग ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, तो इसमें टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। यार रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, है ना। देखो याद है, ट्रिक याद है, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजिंग फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली, आगे क्या बताया था, सिल्वर प्लेटेड ऑडी। ये प्लेटिनम ऊपर होना चाहिए, यही नीचे आना चाहिए, सही देख लेना एक बार, ठीक है।
तो ये हम लोग मैं तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि भैया लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज जो है अच्छे से याद करी थी, रटी थी बार बार, तो इसमें भी टाइम बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आगे चलते हैं, आपको याद होनी चाहिए। अब देखो कह रहा है कि मेटल की रिएक्शन करा के दिखाओ एसिड से। अगर मेटल की रिएक्शन तुमने एसिड से करा दी तो मान जाएंगे, तो हम करा देंगे भैया, मान जाओ फिर हमें। देखो अगर आपने कोई मेटल लिया, कोई भी मेटल लिया और उसकी रिएक्शन आपने किससे करा दी बेटा, एसिड से करा दी, तो क्या होगा, तो एक तो बन जाएगा साल्ट और क्या बन जाएगा बेटा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, है ना। अब इसको देखो, जैसे मान लो मैंने कोई मेटल ले लिया जिंक, ठीक है ना, और एसिड मान लो मैंने ले लिया HCl ले लिया, HCl डाइल्यूटेड, तो क्या होगा, क्या बना लेगा, तो एक तो ये ZnCl2 सॉल्ट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। वही एक्टिविटी यहाँ पे लिखी हुई है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस है, तो तुम्हें ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन जो गैस होती है पॉप साउंड करती है। पॉप साउंड जानते हो, जैसे पटाखे फटते हैं पट 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 ऐसे वाली। तो क्या करो, जहां से वो गैस निकल रही है वहां पे तो मोमबत्ती लगाओ या माचिस जला के देखो, पट 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 ऐसी आवाज आएगी। ठीक है, तो वही है। देखो तो इन्होंने क्या करा, ये तुम्हारे पास क्या था, HCl था। HCl के अंदर देखो, इस पे मत जाओ, ये डायग्राम में देखो ना, इतना बड़ा डायग्राम सर क्या हो गया, अबे भैया भाई जरा सी बात है, सिंपल सी, ये पूरा स्टैंड है, ठीक है ना, इस स्टैंड में ये बीकर लगा हुआ है, इस बीकर के अंदर HCl भर दिया। क्या भर दिया अपन ने, HCl। HCl में हमने क्या करा, जिंक के ग्रेनुअल, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, ठीक है ना। सिंपल सिंपल और शुद्ध भाषा में समझो कि यहाँ पे HCl भरा हुआ था, हमने क्या करा, जिंक के छोटे छोटे इसके अंदर टुकड़े डालिए। अब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, देखो आपस में रिएक्शन करके एक तो ZnCl2 बना लेंगे और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इन्होंने छोड़ दिया से, तो यहाँ से क्या होगा, एक गैस निकलेगी, ये गैस निकल रही है, और कौन सी गैस है ये है हाइड्रोजन गैस। जैसे कैंडल इसके पास लिखोगे पट 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 आवाज आ जाएगी, इसी को हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। लो हो गया, सिंपल सा, बढ़िया सा, प्यारा सा, एकदम कहेंगे बेहतरीन सा, है ना, एक तुम्हारा एक्सपेरिमेंट। देखो मैं तुम्हें ये दिखाऊं, इससे क्या होता है, इससे आगे ऐसे बढ़ जाता है। देखो मैं वहां पे बिना जाए चमत्कार, अरे अरे हो जा, अरे बेइज्जती करा रहे क्या, देखो फिर से दिखाएं, फिर यहाँ पे ऐसे बहुत पीछे लगे क्या, और आगे हो जा, ये ठीक है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो तो क्वेश्चन कह रहा है कि सम मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। ओ माय गॉड, देखो भैया इसमें क्या लिखोगे, तुम कहोगे सम मेटल, क्या हमें पता ही है, अरे भैया ये तो चल ही नहीं रहा, अच्छा अब चलेगा। देखो तुम कहोगे सम मेटल क्या, अभी तो सबने पीछे रिएक्शन लिखी है, अगर हम जिंक की रिएक्शन किससे करा दें, किससे करा दें बेटा, HCl से, कैसा डाइल्यूटेड, तो क्या बनाएगा, एक तो बना लेगा ZnCl2 और एक बना लेगा हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन को बैलेंस करने का काम तुम्हारा है, ठीक है बेटा, यहाँ पे 2 लिख दो तो 2 HCl हो जाएगा और बेटा 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 बैलेंस हो गई रिएक्शन, है ना। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली लास्ट वाली वीडियो में एक मैं रिएक्शन लिख रहा था, ये वाली N2 प्लस का H2 गिव्स NH3, है ना, NH3, तो मैं आपको इसे बैलेंस करके दिखा रहा था, तो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 ये होना चाहिए था। तो मैंने जल्दबाजी में, क्योंकि मैं बहुत फास्ट लिख रहा था, मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया था, बट मैंने आपको एक्सप्लेन बिल्कुल सही करा था, तो बाय मिस्टेक वहाँ पे 6 लिख गया है। हालांकि सर ने शायद वहाँ पे मैसेज डाल दिया था, बट स्टिल आप वो बात ध्यान रखना, है ना, कि वहाँ पे एक रिएक्शन थी, हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं इसे। तो बस एक छोटी छोटी इतनी सी मिस्टेक होगी। मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन टोटल कितने, 6, यहाँ भी 6 हैं, बट मैंने जल्दी में बोला तो 6 और यहाँ लिख भी 6 दिया, जबकि मुझे लिखना कितना चाहिए था, 3। तो वहाँ पे एक बच्चे का भी गया, अरे चलो आपने तो रिएक्शन गलत कर दिया, वैसा रिएक्शन गलत नहीं कर दी बेटा, वो छोटा सा हो गया यार, बस, है ना, बाई मिस्टेक हो गया, बट चलो खैर जो भी है, गलती तो गलती है, तो वो बाय मिस्टेक हो गया था, इसलिए आप वहाँ पे अगर जो वो वीडियो देखना, कौन सी वीडियो है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो वहाँ पे N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 कर लेना प्लीज यार, है ना, ठीक कर लेना उसे फिलहाल के लिए। हाँ तो ये बात हो गई। अब कह रहे कैसे कैसे पता करोगे हाइड्रोजन गैस है, अरे भैया ये रही माचिस, ये कौन है, ये रही माचिस, ये रही माचिस, जैसे ही जलती हुई माचिस के पास लेके जाओगे, कैंडल लेके जाओ, पट पट पट, कैसे आवाज आएगी, पट 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 पट। फॉर द साउथ स्टूडेंट्स गाइस, आप लोग देखो अल्फ्रेडो पास्ता है तो देखो पफ पफ आवाज आएगी, पफ पफ, है ना, पफ साउंड जो है वो आएगा। चले आगे, आगे चलने क्या, चलो आगे बढ़ा, अगली बात कर लेते हैं। ये तो कोई वही सोल्यूशन उसका दिया हुआ है, नोट कर लेना, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है, और देखो अभी तुमने रिएक्शन किससे कराई, अभी तुमने रिएक्शन कराई मेटल की, किससे, एसिड से। अब तुम रिएक्शन कराओगे मेटल किससे, बेस से। तो अब देखो रिएक्शन क्या है कि अब हम क्या करें, जिंक की रिएक्शन करा लेते हैं NaOH से, NaOH से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा ZnOH होल ट्वाइस, नहीं 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 नहीं, इन्होंने किसकी कराई रिएक्शन, इन्होंने कराई है जिंक डाले हैं, हाँ सही तो है, ZnO बन जाएगा और H2 निकल जाएगा, सॉरी, ठीक है ना। तो देखो जब तुम इसकी रिएक्शन कराओगे, जिंक ग्रेनुअल तुमने डाले, NaOH से रिएक्शन कराए, तो वहां भी सेम वही है। देखो एक चीज ध्यान रखना, अभी हम लोगों ने लिखा था पीछे कि एसिड की रिएक्शन मेटल से करा रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं किससे, बेस से,
बेस से। यार तब भी देखो सेम ही रहेगा, बनेगा क्या, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस ही निकलने वाली है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। अभी जैसे हम लोगों ने पीछे लिखा था बिल्कुल सेम वैसे ही, ठीक है ना, कि आप क्या करोगे, अगर आपने ये मेटा लिख दिया मैंने, मेटल है ना, अगर आपने क्या करा, मेटल की रिएक्शन करा दी जिंक से, ठीक है, तो अगर आपने मेटल की रिएक्शन करा दी एसिड से तब भी क्या बनेगा, तब भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर मेटल की रिएक्शन करा दो बेस से तब भी क्या होगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सेम बिल्कुल वही एक्टिविटी, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ रिएक्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे, कह रहा है कि व्हेन 2 ml ऑफ सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कौन सा दे रखा है, NaOH, is added to few pieces of granulated zinc in a test tube, then warm, अच्छा उसके बाद वार्म कर रहे हैं, कह रहा है द रिएक्शन दैट अकर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एज। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने NaOH के अंदर है ना जिंक मिला दिया तो ये कौन सा सॉल्ट बनाता है, तो ये बनाता है Na2ZnO2, है ना, क्या बनाता है, Na2ZnO2, और ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को निकाल देता है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करो। अगर देखो हाइड्रोजन की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 हैं, इधर अपने पास 2 कर लो। अब देखो पूरी रिएक्शन बैलेंस है ना, लेकिन हाँ सही है, सब कुछ बैलेंस है, ठीक है ना। तो ये देख लो कहाँ ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है Na2ZnO2, किधर आ रहा है, बी वाले में आ रहा है। तो अगर आपने NaOH की रिएक्शन जिंक से करा दी, क्या बनेगा, Na2ZnO2, ये क्या बना, ये बना सॉल्ट, ठीक है ना, ये क्या बना, सॉल्ट बना, और सॉल्ट के साथ क्या निकली, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो वही सेम है, बिल्कुल जैसा एसिड के साथ करा था बिल्कुल वैसा ही बेस के साथ भी रहने वाला है। चले आगे गाइज, चलो आगे, ठीक है। ये तुम्हें सॉल्यूशन दे रखा है कि NaOH की रिएक्शन जब कराओगे जिंक से क्या बनेगा, Na2ZnO2 बनेगा और H2 गैस निकल जाएगी। और आगे चलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन क्या है, तो अगर आप एसिड और बेस को मिलाते हो तो सॉल्यूशन हो जाता है न्यूट्रल, इसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। मैंने आपको पहले पेज पे कराई थी कि हमने लिया HCl, हमने लिया NaOH, ठीक है ना, और इनकी जब आपस में रिएक्शन हुई तो क्या बना बेटा, बना NaCl और बना वाटर मॉलिक्यूल। तो उससे हुआ क्या कि जो तुम्हारा सॉल्ट बना तो सॉल्ट ही, लेकिन ये सॉल्ट का नेचर कैसा है, ये सॉल्ट का नेचर है न्यूट्रल। तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। चलें आगे बेटा, चलो भैया और आगे चलते हैं। अब देखो कह रहा है कि रिएक्शन एसिड एंड मेटल कार्बोनेट, अगर तुमने मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करा दी एसिड की तब क्या होगा, ठीक है, मेटल कार्बोनेट से। पेन का कलर बदल लेते हैं, और कलर कौन सा ले हैं, देखो अब देखो यार, जैसे मान लो तुमने रिएक्शन किसकी करा दी, क्या क्या कर रहा है, कह रहा है एक तो तुम करो Na2CO3, Na2CO3 कौन सा मेटल कार्बोनेट है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, और कह रहा है इसकी रिएक्शन करा दो किससे, इसकी रिएक्शन करा दो डाइल्यूट HCl से। आपने क्या करा, HCl लिया, वो भी कैसा लिया, डाइल्यूटेड लिया, क्या बनेगा, देखो अगर तुमने सोडियम, इसका नाम लिख देता हूँ, इसका नाम है बेटा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम को सोड लिख दिया ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, सोडियम कार्बोनेट। तो अगर तुमने सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन HCl से कराई तो एक तो पहले क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा बेटा, ठीक है ना, उस पर से H और वाटर क्या बनाएगा, H2O बना लेगा, ठीक है, और यहाँ पे CO2 गैस भी निकल जाएगी, CO2 गैस भी निकल जाएगी। यही तुम्हारा यहाँ पे कह रहा है कि जब आप रिएक्शन करा रहे हो मेटल कार्बोनेट की, किससे करा रहे हो, HCl से करा रहे हो, तो क्या क्या हो रहा है, CO2 गैस देखो मिल रही है, ठीक है ना, और जो भी चीज़ें देख लेना, ठीक है। तो क्या क्या मिलेगा, एक तो हमें NaCl यानी कि सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है, सॉल्ट मिल जाएगा, प्लस वाटर मिल जाएगा, प्लस क्या मिल जाएगा, कार्बन भी तो है, कार्बन क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा यानी कि CO2 गैस बना लेगा। अच्छा एक और बात भी है, जैसे तुमने मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन कराई, ऐसे तो मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन में लिख सकते हो। मेटल बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ इसका नाम, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलोगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जा सकता है। अगर मान लो हम इसकी रिएक्शन करा दें किससे, HCl से, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। क्या होगा, सबसे पहले अगेन वही चीज है, एक तो क्या बनेगा बेटा, एक तो NaCl बनेगा, फिर उसके बाद H2O बनेगा, फिर उसके बाद बेटा CO2 बनेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको रिएक्शन बैलेंस अपने आप करनी है, मैं आपको बैलेंसिंग अच्छे से सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो ये है कि अगर आप एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से कराते हो तो क्या होगा, तो ये रहा मेटल कार्बोनेट, ये रहा मेटल बाइकार्बोनेट। अब इनके नाम तुम्हें क्या याद करने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली बेटा तुम्हें इनके नाम याद ही करने पड़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट, इसे क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। चलो इसे नोट करो, मैं जरा पानी पी लूं फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई चले आगे।
अब देखो इसमें यही एक्टिविटी दिखाई गई है, जो हम लोगों ने रिएक्शन करी उसी को यहाँ पे डिटेल से है, तो एक बार आप चेक कर लेना कि हमने क्या करा, Na2CO3 की रिएक्शन करा दी किससे, HCl से। अब जो जो चीज़ें हो रही है वहाँ पे लिखा हुआ है। चलो और देखो और क्या है, हाँ तो कह रहा है कि Na2CO3 सोडियम, वही रिएक्शन पीछे लिखी थी, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन किससे करा है, HCl से करा है, क्या बना, NaCl बना, वाटर बना और CO2 गैस। ये लिखा हुआ है फॉर्मेट, ये देखो फॉर्मेट भी आपको लिख के यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप मेटल कार्बोनेट लो, चाहे यहाँ पे क्या लिखा हुआ स्लैश, चाहे आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं मेटल बाइकार्बोनेट, तो मिलेगा क्या, सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और उसकी रिएक्शन अगर आपने HCl से करा दी तो क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। उसी के और एग्जाम्पल दिए, इन्हें आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो भाई चले आगे, क्या हम लोग आगे चल सकते हैं, चलो भैया आगे। अब आता है अपने पास पीएच एंड पीओएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, देखो सोरेंसन एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था, सोरेंसन, उन्होंने इस पीएच स्केल को दिया था पहली बात तो, है ना। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि पीएच स्केल किसने दिया, सोरेंसन ने दिया। अब इन्होंने दिया क्या, तो देखो यार बात ऐसी है, ये आप ऐसे जैसे स्केल हम लोग पढ़ते हैं ना, वैसा स्केल है, बस जस्ट सिंपल स्केल है। उस स्केल में अगर हमारे पास वैल्यू 7 रहेगी तो कैसा रहेगा मॉलिक्यूल हमारा, या जो भी आप ले रहे हो वो कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, है ना, कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। अगर 7 से कम होते चले गए तो कैसा हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा एसिडिक, है ना। अगर 7 से बढ़ता चला गया तो कैसा हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास बेसिक, है ना। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, तो अगर 7 है तो न्यूट्रल, 7 से कम तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा तो बेसिक। अच्छा जी, और वैसे तो ये सब तुम्हें जरूरत पड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ पीएच निकालने का फॉर्मूला तो सामने लिखा हुआ है। पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस का लॉग H प्लस, और पीओएच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का लॉग OH माइनस। ठीक है, और ध्यान रखना गाइस, पीएच प्लस का POH इक्वल टू कितना होता है 14। तो अगर तुम एक भी निकाल लेते हो, जैसे मान लो तुमने पीएच निकाल लिया और तुम्हें पीओएच निकालना है, तो तुम क्या करो, 14 में से उसे माइनस कर दो, पीओएच आ जाएगा। ठीक है, तो ये पीएच स्केल है, जो इसमें हमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है, बस इतना ध्यान रखो। 7 आ गया तो अच्छा। एक और बात भी है, ये नेचुरल शीट्स होती हैं। अगर आपका देखो ना, जैसे अगर ग्रीन है, ग्रीन से तुम्हारा थोड़ा सा ब्लूइश होता चला जाए तो मतलब बेसिक है, अगर डार्क ब्लू हो जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ऐसे ही अगर रेड हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसा है बस। ठीक है ना, बाकी ऐसे इसका जैसे पीएच का फॉर्मूला होता है, ऐसे pKa का फॉर्मूला होता है, pKa का फॉर्मूला होता है माइनस का लॉग K, है ना, K को बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। ऐसे ही pKb का फॉर्मूला भी होता है माइनस का लॉग Kb। अब देखो मैं तुम्हें क्लियर बता दे रहा हूँ पहले ही, देखो हो सकता है तुमसे फॉर्मूला पूछ ले, लेकिन इन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे अभी पूछे नहीं जाएंगे अनटिल एंड अनलेस अगर आप ओलंपियाड NTSC लेवल का तैयार नहीं कर रहे हो तो। ठीक है ना, बोर्ड लेवल पे आपसे ये सब नहीं पूछता। चलें आगे, चलो अब देखो क्या कह रहा है यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो क्या है, केमिकल सोल्यूशन ऑफ पेपर है स्ट्रिप दैट कैन बी डिटरमाइन द एसिडिटी और एल्कलाइन। हम बता चुका हूं मैं कि भैया अगर ग्रीन है तो न्यूट्रल है, या ऐसे 1 2 3 4 कर लो तो ऐसे देख लो, कलर चेंज हो रहा है तो तब भी देख सकते हो, या फिर आप वैसे याद रखो कि अगर 7 से कम हो रहा है तो अपने बोला क्या होता है, तो होता है एसिडिक, और 7 से ज़्यादा हो रहा है तो क्या होता है अपने पास बेसिक होता है। चलें आगे, ये आपने ऑलरेडी पढ़ी रखा है। चलो भैया अब ये वही वाले, हाँ अब देखो कुछ कुछ जिसमें दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखे हैं कि देखो जो गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस जानते हो होता क्या है, जब आप खाना खाते हो ना तो खाना खाने के बाद जनरली क्या है, अब पता नहीं मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, बट मैं बोल देता हूँ, अब जो होगी वो देखी जाएगी। जनरली मैंने ऐसा सुना है कि खाना खाने के बाद आपको लेफ्ट करवट करके लेटना चाहिए, क्योंकि हमारा स्टमक जनरली कहाँ होता है, लेफ्ट में ही होता है। तो आप जब खाना खा के लेफ्ट करवट में लेटते हो तो खाना खाने के बाद हमारा जो स्टमक है वो ये सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक जूस निकालता है। गैस्ट्रिक जूस करता है क्या, खाने को डाइजेस्ट करने का काम आता है। ठीक है ना, उसी का पीएच लिखा है, कितना लिखा हुआ है, 2 होता है उसका पीएच। तो अगर आप लेफ्ट करवट करके खाना खाने के बाद लेटते हो, पहले बात तो खाना खाने के बाद तुरंत सोना ही नहीं चाहिए, बट हाँ जब भी आप सो रहे हो खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद, तो लेफ्ट करवट करके लेटो, क्योंकि अगर आप लेफ्ट करवट करके लेटो तो जो भी आपका ये गैस्ट्रिक जूस होता है ये उसी साइड में रहता है, जहां तक मैंने ऐसा सुना है। होता है ना कुछ कहते हैं सीधे लेटो, कुछ राइट करवट लो, राइट मत लो, बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं बट मैंने जहां तक सुना वो यही है कि लेफ्ट करवट करके लेना चाहिए ड्यू टू दिस, है ना। ये गैस्ट्रिक जूस जो खाने को डाइजेस्ट करने का काम आता है। फिर कह रहा है टमाटर, टमाटर में पीएच होता है बेटा 4। फिर देखो क्या है, ह्यूमन यूरिन जो है उसमें पीएच कितना होता है, 5 होता है। फिर जो प्योर वाटर है उसका 7 होता है, 7 कौन न्यूट्रल है। देन उसके बाद ह्यूमन ब्लड जो खून है हमारा उसका कितना है बेटा 7.4। और जो तुम्हारे पास हैंड सोप होता है, हाथ धुलने जिससे हम लोग हैंड वॉश वगैरह करते हैं, उसका पीएच होता है 10। और जो तुम्हारे पास ब्लीच होती है घर पे रखी हुई वो किसका होता है पीएच 12। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऐसे याद कर लेनी चाहिए, या जस्ट पढ़ भी लोगे तब भी काम चल जाएगा कुछ कुछ। ठीक है ना, चले आगे, चलो आगे। कह रहा है कि व्हाट डज पीएच स्केल मेजर। पीएच स्केल क्या बताता है, पीएच स्केल हमें स्ट्रेंथ के बारे में बताता है ना, एसिडिक और बेसिक
कि जो भी हमारे पास कंपाउंड है वो कैसा है, एसिडिक है या फिर कैसा है हमारे पास बेसिक है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है राइट इस रेंज, कहाँ से रेंज है 1 से लेके 14 तक है टोटल, है ना। 17 लिख दिया, ये हो जाता मेरे साथ, मैंने बोला क्या 14 लिखा क्या 17, तो वही है 1 से लेके 14 तक कि भैया 7 पे न्यूट्रल, 7 से कम कैसा हो जाएगा एसिडिक, 7 से ज़्यादा तो बेसिक। फिर कह रहा है स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज ऑफ पीएच। भैया अगर पीएच आपका क्या है, अगर पीएच आपका लोएस्ट है बेटा, लोएस्ट का मतलब क्या होगा, हाईली एसिडिक, कैसा हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा हाईली एसिडिक। एंड अगर हमारे पास जो पीएच है वो कैसा है, लोएस्ट की जगह पे हाईएस्ट है, ज़्यादा है पीएच की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाईली बेसिक, हाईली एसिडिक एंड हाईली बेसिक। सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। चले आगे, चलो आगे बेटा, इसका सोल्यूशन दिया आप एक बार देख लेना, ठीक है ना। चलो फिलहाल अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज द मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा इन्वॉल्व द इलेक्ट्रोलिसिस of an aqueous solution of compound X in this process two gases X and Y। ओके ठीक है, तो लिबरेटेड aqueous solution बोला है क्या, ठीक है, कैथोड ज़ेडोन बताना है। तो यार क्या है ये कास्टिक सोडा, क्या होता है NaOH ही तो होता है, तो NaOH की इलेक्ट्रोलिसिस है बेसिकली, ठीक है ना, NaCl की, सॉरी हाँ NaOH की, हाँ NaOH की क्या है, कास्टिक सोडा क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस है NaOH की। बनाते कैसे हैं, तो अगर आप NaCl की रिएक्शन वाटर से कराते हो तो NaOH बन जाएगा, Cl2 गैस निकलेगी और H2 गैस निकलेगी, याद रखना, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी भगाते हैं। देखो यार NaCl की जब आप रिएक्शन कराओगे वाटर से, NaCl की जैसे ही रिएक्शन कराओगे वाटर से क्या बनेगा, कास्टिक सोडा यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका कॉमन नेम है, और दो गैस निकल जाएंगी, कौन सी, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन गैस। तो अगर एक और बात ध्यान रखो, इसमें जो वाटर है वो भी आयनाइज हो जाता है किसमें, H+ में और OH- में। अब देखो वैसे तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ में तो अगर समझाने बैठूं तो मजा तो आएगा तुम्हें, लेकिन मुझे लग रहा है टाइम ज़्यादा ना हो जाए। चलो कोई बात नहीं, एक बात देखो इधर देखो, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि हमारे पास NaCl है, ठीक है ना, NaCl, और NaCl भी कैसा है, एक्वस है, बहुत ध्यान सुनना बेटा, NaCl कैसा है हमारे पास, एक्वस है। तो NaCl एक्वस की जब तुम इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, मैंने तुम्हें क्या बताया, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है इसे इसके इंडिविजुअल आयंस में तुम तोड़ दो। तो NaCl को जब तुम तोड़ोगे तो तुम्हें एक मिलेगा Na+, एक मिलेगा तुम्हें Cl-। लेकिन जो एक्वस है, एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर, तो वाटर भी तो ब्रेक होगा, तो वाटर अगर ब्रेक होगा तो किसमें ब्रेक होगा बेटा, H+ में ब्रेक होगा और OH- में ब्रेक होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, यही बात यहाँ डिटेल से लिखी, मैं तो शॉर्ट में समझाता हूँ। तो देखो यार बात ऐसी है कि अगर इस केस में तुमसे पूछा जाए कि भैया एट एनोड और एट कैथोड की रिएक्शन लिख दो, एट कैथोड की रिएक्शन लिख दो, तो इसमें ना अभी आपको उस लेवल का हम बता तो नहीं सकते, लेकिन हम जस्ट तुम्हें समझा देते हैं कि तुम्हें ट्रिक क्या याद रखनी है। ट्रिक याद रखनी है, पहली बात तो एनायन जाता है एनोड पे, कैटायन जाता है कैथोड पे, इतनी बात रट लो। अब जैसे तुम कहोगे सर इतने सारे आयन, ओ माय गॉड कहाँ किसे किधर भेजे, अबे भैया देखो ये कैटायन है दोनों, ये दोनों एनायन है, ठीक है ना। अगर एक बार बताओ, अच्छा अगर तुम्हारे पास मॉल्टन NaCl होता, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम्हारे पास कौन सा NaCl है, मॉल्टन NaCl, इसे अगर तुम तोड़ोगे तो क्या बनेगा, एक Na+ बनेगा, एक तुम्हारे पास Cl- बनेगा। तो अगर एक Na+ है एक Cl- है, अगर हम तुमसे कहें कि एट एनोड और एट कैथोड रिएक्शन लिख के दिखाओ जरा, एट कैथोड लिख पाओगे, जल्दी बताओ लिख पाओगे, तुम कहोगे सर लिख तो लेंगे, कैसे भैया, देखो सुनो मेरी बात, कैटायन जाता है कैथोड पे, एनायन जाता है एनोड पे। और अगर आपको ऐसे याद है कि भैया एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पे रिडक्शन होता है, बहुत अच्छी बात है। बट मेरी बात सुनो, एनायन को भेजो एनोड पे, एनोड किधर इधर है, तो Cl- क्या करेगा, Cl- अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हाफ Cl2 गैस में, बैलेंस करने के लिए, है ना। और कैथोड जाएगा, कैटायन जाएगा कैथोड पे, यानी कि कैटायन का मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। Na+ क्या करेगा, वही एक इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन ने निकाला है उसे एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सोडियम सॉलिड में, Na सॉलिड में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। तो एक बात बताओ, यहां पे क्या तुम्हें एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखने में प्रॉब्लम हुई, तुम कहोगे सर नहीं हुई, क्यों, एक कैटायन था एक एनायन था। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करो, तो एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करने पे यहां पे कैटायन कितने मिल रहे हैं, दो, एनायन भी कितने मिल रहे हैं, दो। अब भैया कौन सा कैटायन कैथोड पे जाएगा और कौन सा एनायन एनोड पे जाएगा, ये बात कैसे डिसाइड करोगे। तो मेरी बात सुनो, हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, सोडियम से, रिएक्टिव इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो वो सब चीजें तुम छोड़ो, इतनी बात ध्यान रखना कि हाइड्रोजन का जो E0R होता है वो ज्यादा होता है किससे, सोडियम से। तो रिडक्शन किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, ना कि सोडियम का होगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कैथोड पे कौन सा कैटायन जाएगा, H+ जाएगा। H+ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हाफ H2 गैस में, यार समझ रहा हो। जबकि इन दोनों में से Cl- ही जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना निकालेगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हाफ Cl2 गैस में। तो मुझे एक बात बताओ कि यार क्या ये दोनों सेम है, क्या मॉल्टन NaCl और एक्वस NaCl सेम है, तो आंसर है सेम नहीं है। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे एनोड पे क्लोरीन गैस मिल रही है, यहाँ भी एनोड पे क्लोरीन मिल रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ कैथोड पे कौन मिल रहा है, सोडियम सॉलिड, जबकि यहाँ कैथोड पे कौन मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ क्योंकि आपने ये एक्वस सोल्यूशन लिया है, और एक्वस का मतलब यहाँ पे वाटर मिला हुआ था, तो वाटर भी ब्रेक हुआ, और वाटर ब्रेक हुआ तो H+ और OH- मिला। इसका डिटेल जो तुम पढ़ोगे वो तो यार ऑब्वियसली तुम 11th क्लास या 12th क्लास में पढ़ोगे ऑब्वियसली, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो कि Na+, यही इकलौती रिएक्शन है, ऐसा भी नहीं तो बहुत सारा कुछ याद करना है। Na+, H+ में H+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, मतलब उसकी रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। अब देखो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है कि नहीं होता है, अब रिडक्शन ये भी करेगा, दोनों कर सकते हैं, लेकिन किसके रिडक्शन करने की पोटेंशियल पावर ज्यादा है, तो मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन के रिडक्शन करने की पावर ज्यादा है, तो ये रिडक्शन करेगा, ये नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन बच गया, इधर Na+ नहीं गया, इधर OH- नहीं गया, तो क्या ये दोनों बच गए, जल्दी बताओ, क्या ये दोनों बच गए? अगर ये दोनों बच गए तो मीडियम ऑफ द सोल्यूशन कैसा है, तो आप कहोगे सर बेसिक है, कैसे? अबे भैया एक Na+ है और एक OH- आपस में करके क्या करेंगे, NH भी तो बनाएंगे, समझे? तो जो तुम्हारा मीडियम है कैसा रहेगा, वो तुम्हारा मीडियम रहेगा बेसिक। ठीक है, चलें आगे, चलो आगे। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आई होगी, थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ। क्या कह रहे हैं जनाब, कह रहे हैं कि लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस का मतलब समझते हो, क्लोर का मतलब क्लोरीन होता है, ठीक ना, और एल्कली का मतलब होता है सोडियम के लिए, यानी कि जो तुम्हारा वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि अगर आपने NaCl की रिएक्शन करा दी किससे, वाटर से, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद एक तो NaOH बन जाएगा, तो NaOH के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना, क्लोर लिखा होगा कहीं पे, क्लोर वर्ड का मतलब होता है क्लोरीन, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है देखो, क्लोर फॉर क्लोरीन, एंड एल्कली किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, यानी कि बेस के लिए, ठीक है। तो अगर आप NaCl की रिएक्शन वाटर से कराते हो तो NaOH मिलेगा, Cl2 मिलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसी प्रोसेस को हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं, और इसका यूज वगैरह जो है वो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, पढ़ लो और लिखना। लिखा हुआ है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, है ना, which is used for the preparation of various fertilizers like urea, ammonium sulfate etc. ठीक है, ये सब चीजें। तो चलो आगे चलते हैं, देन उसके बाद आते हैं अगले पे। अब कह रहा है कि भैया बताओ यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या क्या यूज हैं, तो लिखा हुआ है सोप में, टेक्सटाइल में, है ना, एंटी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज वगैरह इन सब में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, मेकिंग रेयन बनाने में, ठीक है ना, एंड कई सारी चीजें, पेपर पल्प एंड मेडिसिन बनाने में यूज करते हैं। तो वही सब कई सारी चीजें इसकी लिखी हुई हैं, उसे आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब कह रहा है यूज बताओ ब्लीचिंग पाउडर के, तो ब्लीचिंग पाउडर होता क्या, पहली बात तो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOH होल ट्वाइस की जब रिएक्शन कराते हो तुम Cl2 से, तो देखो अगर तुम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की CaOH का होल ट्वाइस, इसे स्लेग ग्लाइम भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन जब तुम कराते हो किससे, Cl2 गैस से, तो क्या बनता है, बनता है CaOCl2, इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। और क्या निकल जाएगा, और तुम्हारे पास H2O गैस निकल जाएगी। तो वही लिखा हुआ है कि अगर आपने ब्लीचिंग पाउडर बना लिया, ये है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, तो ब्लीचिंग पाउडर जो बनाया आपने, आप क्या करो, उसके यूजेस बताओ, उसके क्या क्या यूजेस हैं, वो लिखा हुआ है कि यूज्ड ऑफ मेकिंग, बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं, एंटासिड बनाने में करते हैं, और जो भी हमारे पास सोडा एसिड होता है फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें यूज करते हैं हम लोग, और कहते हैं कुकिंग में भी यूज करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर के ये सारे यूज हैं जो आपको जस्ट पढ़ लेने चाहिए और पेपरों के टाइम पे से रट लेना चाहिए। जो समझाने वाली चीजें समझाएंगे, बाकी में आगे थोड़ा तेज भगाएंगे। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा जी, अभी तो लिखा था, देखो क्या था, कैसे बनाते हैं हम लोग, रिएक्शन भी देख लो। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम्ड की रिएक्शन अगर तुमने Cl2 से करा दी, क्या बनेगा, ये बनेगा CaOCl2। इसी को क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को मैं BP लिख दे रहा हूँ, ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में बेटा वाटर मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। चलो भैया, ये रिएक्शन लिखी हुई है, बाकी पढ़ लेना। अगला देखो, बेकिंग सोडा, ये बढ़िया चीज है। अब बेकिंग सोडा क्या होता है भैया, देखो बेकिंग सोडा क्या होता है, तो कह रहा है कि अगर आप सोडियम क्लोराइड, NaCl, अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी आपस में रिएक्शन करा दो, NaCl लिया, अमोनिया लिया, वाटर लिया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराओगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। अच्छा, इसका पूरा फॉर्मूला एक्चुअल में ये होता है, देखो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, NaHCO3.10H2, है ना, इसका कंप्लीट फॉर्मूला जो है वो ये होता है, किसका, बेकिंग सोडा का। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो ध्यान रखना, बेकिंग सोडा का जो कंप्लीट फॉर्मूला है वो यही होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वही इसके कुछ यूजेस वगैरह लिखे हुए हैं कि फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं, विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज द टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। और दूसरा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एज इंग्रेडिएंट इन एंटासिड में यूज करते हैं, बीइंग एल्कलीन। तो इसके कुछ यूज लिखे हुए हैं जो कि आपका काम है पढ़ना, मेरा काम है कॉन्सेप्ट आपको समझाना, ठीक है। चले आगे, चलो
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ अब देखो वॉशिंग सोडा की बात कर रहा है। यार मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ यार मैंने शायद गड़बड़ कर दिया है इस बार भी, यार ये गलत कर दिया मैंने, ये वॉशिंग बेकिंग सोडा नहीं सॉरी, वॉशिंग सोडा में होता है 10:2, ये तो सही लिखा हुआ है फॉर्मूला, ठीक है ना, ये गलत कर देना गाइस, इरेज कर देना, आप भी क्विट कर दो इसे आप ड्रॉप कर दो ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक मैंने भी लिख दिया कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सही है यहाँ पे, ठीक है ना। जो वॉशिंग सोडा है उसमें होता है .10H2O, इसमें होता है यहाँ पे जो तुमने Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट देख रहे हो, इसमें इसका कंप्लीट फॉर्मूला जो होता है वो होता है Na2CO3.10H2O, ठीक है ना। तो कैसे बनाते हैं, अमोनिया को CO2 के साथ रिएक्शन कराओ, H2O मिलाओ तो क्या बनेगा NH4HCO3, फिर उसकी रिएक्शन कराओ तो NaCl से क्या बनेगा NaHCO3, इसका नाम क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करा दोगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है ना। इसी सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। इसके यूज लिखे हैं, जल्दी से आप पढ़ लेना। और देखो इसका कंप्लीट फॉर्मूला जो होता है वो Na2CO3.10H2O होता है ना, तो मैंने बाय मिस्टेक वो पीछे लिख दिया था, बट मैंने वो ठीक कर दिया, डोंट वरी। सेलेक्ट वॉशिंग सोडा फॉर्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग, देख लो 10H2 कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है बेटा, ठीक है ना, यही बता रहा था मैं तुम्हें कि Na2CO3.10H2O जो है वही वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, बट मैंने बाय मिस्टेक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं बाय मिस्टेक लिख दिया। तो गाइस प्लीज इस बात को उतना वैसे मत लेना, है ना, हो जाता है यार, इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, कभी कभी हो जाता है यार, ठीक है। चलें आगे, चलो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर कौन सा वाला प्लास्टर, जो हाथ टूटता लगता वही प्लास्टर, हाँ बेटा बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखो CaSO4.2H2O इसे कहते हैं जिप्सम, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसे कहते हैं जिप्सम। इसे जब तुम हीट कराते हो 373 केल्विन पे, 373 केल्विन का मतलब हो गया 200 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, 373 का मतलब क्या हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस को जरा केल्विन बदलो, तो क्या करते हैं अपन, 100 डिग्री प्लस का 273, तो 100 और 273 कितना हो जाएगा 373 केल्विन, ठीक है ना। अगर किसी को डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना नहीं आता तो मैं बता दूं, जितना भी डिग्री सेल्सियस तुम्हें दे रखा है उसमें तुम क्या करोगे, ऐड कर दोगे 273, जैसे ही 273 ऐड करोगे जो भी अमाउंट आया वही आपका केल्विन में आंसर होगा, ठीक है ना। तो जैसे ही आप जिप्सम को 373 केल्विन पे 373 केल्विन पे हीट करते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, तो इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना, लिख दूं मैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट आधा का मतलब हेमी, हेमी का मतलब आधा, हेमी हाइड्रेट का मतलब पानी, वाटर, तो ये इसका केमिकल नेम होता है, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और 3/2H2 जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। चलें आगे, चलो आगे क्या कह रहा है, अ वाइट कलर पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। अच्छा जी, राइट केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द पाउडर, अभी मैंने बोला, क्या बताया था मैंने, CaSO4.12H2O, और मैंने क्या नाम बताया था, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है ना, ठीक है, यही बस पूछा हुआ है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन पीछे लिखी हुई है, कह रहा कैसे बनाते हैं, तो इसमें आप क्या करोगे, ये वाली रिएक्शन जो आपने लिखी है इसे आप जिप्सम वाली रिएक्शन को टोटल लिख देना। चले आगे, ये लिखी हुई रिएक्शन, ठीक है, तो हम लोगों ने जस्ट पीछे पढ़ा है। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्यारे प्यारे से, बढ़िया बढ़िया से। चलो भैया आगे चलो, बस खत्म गाइस, फाइनली वी कैन से दैट कि हमने अपना चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो मैं यहाँ पे अपना एक ट्रेडिशनल स्टाइल में लिख देता हूँ, कि सिग्नेचर स्टाइल में, कि हमारा चैप्टर फाइनली क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो देखो यार, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और मेरी बात सुनो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई सा भी चैप्टर है कि सर आप मुझे ये चैप्टर पहले पढ़ा दो, या सर आप ये वाला चैप्टर भी पढ़ा दो, या एक बार इस वाले चैप्टर को और पढ़ा दो, या फिर इस एग्जाम के बिहाफ से आप हमें ये वाला चैप्टर पढ़ा दो, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए वो चैप्टर की सीरीज भी जल्दी जल्दी लेके आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय।